एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अडर 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी है आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपने शिप्रा मैम की जुबानी बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं द सेकेंड एग्जाम पैक ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको दिया था तोहफा। क्या पहले मैंने आपको दिया था 21 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन मैंने दिया था एग्जाम पैक ऑफ लाइफ प्रोसेस, जिसको आपने बड़ा देखा, बड़ा पसंद किया और उससे क्वेश्चन आएंगे बेटा। और आज मैंने आपको दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दूसरा एग्जाम पैक, और इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगी तक दिना दिन 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 तारा, ऐसा फील होने वाला है। बस आखिरी तक आपको वेट जरूर कर, को बिल्कुल बाहर आ जाएगी। एग्जाम पैक में हमेशा वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा होती है। और यकीन बच्चों, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यही सवाल मिलेंगे, इसी टाइप के सवाल आपको मिलेंगे और आपको लगेगा वाह यार शिप्रा मैम, आपने तो ये पहले ही पढ़ा दिया था हमें। तो ये एग्जाम पैक वीडियोस बिल्कुल प्रिसाइज कट टू कट बात करने वाले हैं। मैं ये मान रही हूँ कि जो भी बच्चा एग्जाम पैक देख रहा है वो पहले थ्योरी को अच्छे से क्लियर करके आया होगा, क्योंकि अगर थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो एग्जाम पैक आपको समझ में नहीं आएगा। सो फर्स्ट यू नीड टू सी ऑल द वीडियोस व्हिच इज प्रेजेंट इनटू योर प्लेलिस्ट बाय शिप्रा मैम। पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के वीडियो बने रखे हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो इवन आप वन शॉट तो देखकर बिल्कुल यहां पर आइएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के प्यारे बच्चों, साल के पहले दिन में बायोलॉजी का पहला सवाल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये रहा। इन द न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू केमिकल सिग्नल। आप बताइए, जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां पर कहां पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है? डेंड्राइटिक एंड पे बताओ, सेल बॉडी पे क्या यहां कन्वर्ट होता है? नहीं, ये डेंड्राइटिक एंड है। क्या सेल बॉडी में होता है? नहीं। क्या वो एक्सॉन में होता है? यहां नहीं, वो होता है एक्सॉन के एंड पे। कहां होता है बच्चों? यहां पर होता है, इसको हम एक्सोनल एंड भी कहते हैं। यहां पर आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल में कन्वर्ट होता है। कौन सा केमिकल बेटा? एसिटाइल कोलिन, कैल्शियम, पढ़ा है हम लोगों ने। तो ये हो गया आपका एक्सोनल एंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, पोस्चर एंड बैलेंस। अगर हम चल रहे हैं तो लेफ्ट के बाद राइट, राइट के बाद लेफ्ट, लेफ्ट के बाद राइट। ये पैर ऐसा क्यों उठता है? क्योंकि हमारे पास ब्रेन में एक पार्ट होता है विच इज द सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द हिंड ब्रेन का पार्ट। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। कैसा है बच्चों? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो इट इज द सेरिबेलम। डन 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 डन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा कुछ ऐसा रहा, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सेसिक एसिड। बहुत ऐब है इनमें, बहुत ऐब है इनमें। तो जो भी बुरे बुरे काम होने प्लांट्स में वो सब यही करते हैं। इट इनहिबिट्स द ग्रोथ। प्रमोशन जैसा तो ये कुछ करते ही नहीं है। तो जितने सड़े बड़े काम है, पत्तियों को झड़वाना, पेड़ को बूढ़ा करवाना, ठीक है, फलों को झड़वा देना, ग्रोथ को बंद करवाना, सब इन्हीं के काम है। ठीक है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन? बताओ जल्दी से। थायरोक्सिन। थायरोक्सिन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? घेंगा, विच इज कॉल्ड एज ग्वाइटर। डन। आपके खाने में अगर आयोडीन कम होगा तो आपकी बॉडी में थायरोक्सिन ढंग से नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो आपकी बॉडी में इनकम्प्लीट फॉर्म थायरोक्सिन यहां बढ़ता जाएगा। आपकी ग्लैंड बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, घेंगा हो गया आपको। ठीक है, और ये ठीक भी हो जाता है, डोंट वरी। चलिए, मैच द कॉलम करना है हमें। चलो, एब्सिसिक एसिड, सारा घटिया काम जो है एब्सिसिक एसिड करता है, ये आपको पता है। चलिए, तो जंक्शन बताइए, पहले जंक्शन बताइए। जंक्शन क्या होता है? साइनाप्स। जंक्शन क्या है बेटा? साइनाप्स। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करते हैं? टेस्ट। पीएनएस से क्या निकलती है? पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इसे हुआ करके जो बाहर निकलती हैं वो होती है नर्व्स। और जो नर्व्स होती हैं बच्चों, ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, एंड नर्व्स जो होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती हैं। तो चाहे नर्व्स आपके कहां से निकल रही हूं, चाहे नर्व्स आपके ब्रेन से निकल रही हूं, चाहे नर्व्स आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हूं, जो भी नर्व्स आपकी बॉडी में निकलती हैं वो पूरे बॉडी में हा करके जाती हैं सिग्नल लेकर। उन सबको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन्स जो है इससे रिलेटेड है ड्वार्फिज्म, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर अब मैच द कॉलम हो गया। एब्सिसिक एसिड के लिए तो कोई कॉलम ही नहीं बनाया गया यार, एब्सिसिक एसिड के लिए तो कोई कॉलम ही नहीं बनाया गया है।
हाँ जी, तो एब्सिसिक एसिड के लिए कोई कॉलम बनाया ही नहीं गया है, मैंने प्रॉपरली ये सब सामने सामने ही मैचिंग है। तो 2 का है होगा A, B का होगा 1, C का होगा 4 एंड D का होगा 3, बिल्कुल सही बात है। आइए रीजन असर्शन के बारे में बात करते हैं। प्लांट लैक नर्वस सिस्टम बट दे डू कोऑर्डिनेट, ठीक है। दे इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं होता पर उनके पास भी कोऑर्डिनेशन होता है। किस चीज से बेटा? हार्मोन से। तो ऑब्वियसली कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो रहा है पर नर्वस सिस्टम नहीं है, तो आपके पास हार्मोनल सिस्टम है, तो सही तो लिखा है बिकॉज ऑफ हार्मोन। तो असर्शन इज राइट एंड रीजन इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मेरे प्यारे बच्चों घबराना मत, आपको पता है ना कि प्लांट में नर्वस सिस्टम होता ही नहीं है। प्लांट में क्या है? प्लांट में हार्मोन है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन और कौन सा? एब्सिसिक एसिड, एबी हार्मोन, ठीक है। ओके गाइस कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जोश भरो, अपने अंदर आग लगानी है, हमें एग्जाम में बता देना है कि हम किसकी संतानें हैं। इनकलाब जिंदाबाद, बायोलॉजी का बेताज बादशाह है हम उन टीचर से पढ़ के आए हैं जिन्होंने इंडिया में इतने सारे भावी स्टूडेंट्स को दिया है। तो तुम्हें भी इस साल मुझे बताना है ये करके कि भैया इंडिया के हम बेस्ट स्टूडेंट्स हैं मैम। चलो 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 कम ऑन। रिफ्लेक्स एक्शंस आर द ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बिल्कुल सही है। द एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, बिल्कुल नहीं। एक्शन वैसे तो तुम्हारे में ब्रेन कंट्रोल करता है पर हमारे एनसीईआरटी में क्लास 10th में ब्रेन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड है क्लास 10th के लिए, तो असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स। अगला सवाल, गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ओ माय गॉड बताओ, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेरिबेलम में प्रेजेंट होंगे क्या? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सूंघने के लिए होते हैं, तो ये गलत है भैया, रीजन बिल्कुल गलत, असर्शन सही है, तो असर्शन इज राइट, रीजन इज फॉल्स। अगला, साइटोकाइनिन आर प्रेजेंट इन द हाईएस्ट concentration in food and seeds. Cytokinin responsible promoting for the cell division. अब देखो ध्यान से, साइटोकाइनिन प्रेजेंट एट द हायर कॉन्सेंट्रेशन इनटू द फ्रूट्स एंड सीड, बिल्कुल सही बात है। फ्रूट को बड़ा करना है, सीड को बड़ा करना है, तो हमें साइटोकाइनिन चाहिए ही चाहिए है। पर अब ध्यान से समझना, साइटोकाइनिन आर प्रेजेंट इन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फूड एंड सीड, चलो मान गए आपकी बात, पर यहां पर साइटोकाइनिन का रिलेशन अगर फ्रूट और सीड से दिया होता तब तो हम समझते हैं। साइटोकाइनिन फ्रूट और सीड में दी है पर नीचे फ्रूट और सीड का तो कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट बट रीजन इज नॉट द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। लेट मी चेक इट आउट बच्चों, यस इट इज बी। चलो समझे ना, ऊपर फ्रूट और सीड के बारे में जिक्र दिया है, नीचे फ्रूट और सीड के बारे में जिक्र नहीं दिया है, पर दोनों स्टेटमेंट है तो सही। फ्रूट और सीड में ही मैम क्यों पाया जाता है? भैया सीड से पूरा प्लांट बनना है, अगर सीड से पूरा प्लांट बनना है तो वहां पर स्पीड ऑफ सेल डिवीजन क्या होनी चाहिए? पागलों जैसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और स्पीड ऑफ सेल डिवीजन कब आएगी? जब साइटोकाइनिन अच्छा रहेगा। साइटोकाइनिन अच्छा रहेगा तो धड़ 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 करके अपन सेल डिवीजन करेंगे और अपने सीड को प्लांट में कन्वर्ट कर लेंगे बच्चों, ठीक है। आइए अगला सवाल, एब्सिसिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विल्टिंग ऑफ लीफ, बिल्कुल सही बात है, लीफ को खराब करके झड़वाना, एंड इट इज अ ग्रोथ इनहिबिटर, बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, रीजन इज अ परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। विल्टिंग ऑफ लीव्स के बारे में बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ, क्यों लीफ की विल्टिंग किया? क्योंकि एक इनहिबिटर है, लिखा हुआ रीजन क्यों इसने ऐसा किया। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TSH? मैम लिखेगी यहाँ पे थायराइड स्टिम्युलेटिंग, थायराइड बेटा स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से। कहां से निकलता है बच्चों? पिट्यूटरी से। कहां जाता है? थायराइड ग्लैंड के पास, ठीक है। थायराइड ग्लैंड क्या बोलती है? ओके जानू तुम आ गए हो, चलो अब मैं निकालती हूं एक हार्मोन जिसका नाम है थायरोक्सिन। ये हो गया सीक्वेंस, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और उसको बोलता है ठक 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 मैं आया हूं, थायरोक्सिन निकालते जाइए। डन, आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ TSH, मैंने बता दिया सेम चीज, इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट इट्स हार्मोन। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है बच्चों? फटाफट करेंगे, दिस इज द एग्जाम पैक, दिस इज नॉट द एक्सप्लेनेशन सेशन। मैंने तुम्हें बहुत सारे ऐसे सेशंस दिए हैं जिसमें मैंने परफेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, तो मैं बार बार एक्सप्लेनेशन भी तो दे ही रही हूँ, पर थोड़ा सा ये सेशन फास्ट चलेगा बच्चों, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है, कम समय पे कॉम्पैक्ट सेशन हमें डिलीवर करना है, ठीक है ना। आज नहीं तो हु हाल बच्चा तुम्हारी ऐसे कि ये तो ये यहाँ पे नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे एक प्रिसाइज सेशन देना है आपको, ठीक है। सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपने पढ़ाया मैंने अभी आपको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलेगा कहाँ से? पिट्यूटरी से। कहाँ जाएगा? थायराइड ग्लैंड। क्या निकलवाएगा थायराइड ग्लैंड से? थायरोक्सिन, ठीक है।
आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर। कमेंट सेक्शन में सब बताएंगे कि क्या आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है या नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैम को कैसे पता चलेगी, बताना तो पड़ेगा ही। अगला क्वेश्चन ये है, आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग टेबल, रिलेटेड स्टडीड कंसेप्ट। चलो अब आपको बताना है आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। और ठीक है, चलो इसको समझते हैं। यार ये तो पूरा ही दे दिया गया है आंसर, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि मान लो ग्रोथ हार्मोन के बारे में आ रहा है, समझे, ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है? पिट्यूटरी से। क्या स्टिमुलेट करता है? ग्रोथ ऑफ द ऑर्गन। डन। उसके बाद थायरॉक्सिन कहां से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। और ये क्या करवाता है? बॉडी की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। समझे नहीं समझे? थायराइड ग्लैंड जो है वो यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेक पे। और ये जो है बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो होती है बच्चों, वो थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन निकालती है। मतलब यहाँ पर एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन, उसका फंक्शन बताना चाहिए, सब बताना चाहिए, पर यहाँ पे पूरा एक टेबल दे दिया है, पूरा प्रॉपरली क्वेश्चन जो है मेरी टीम ने बनाया नहीं, इसको ऐसा अच्छे से बनाना चाहिए था, पर क्योंकि लिखा है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। मान लो ग्रोथ हार्मोन के बारे में आ गया, तो तुम क्या लिखोगे? ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है बेटा जी? ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से निकलता है बच्चों, बताओ जल्दी से? ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्या काम करता है? ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। सुनो सुनो, मैं कैसे याद करेंगे इसको, तुम एक बात बताओ, जब तुम छोटे बच्चे थे, बड़ी शरारत करते थे, तो वो आपकी बॉडी में सेल्स क्या थी? कम थी, ठीक है, आपकी हड्डियों की साइज क्या थी? बहुत छोटी। फिर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ने ग्रोथ हार्मोन निकाला। जब आपकी पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन निकाला, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में गया, तो उसमें क्या हुई? आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में क्या हुई बेटा? बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हुई, तो आपका बॉडी पार्ट का हाइट बढ़ गया और आप लंबे हो गए, ठीक है। थायरॉक्सिन, आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड होती है जो कि नेक के पास होती है, बटरफ्लाई शेप की होती है, थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन निकालती है। आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन बिल्कुल अच्छे लेवल पे निकलना चाहिए। मान लो अगर थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, शरीर की कार्य करने की क्षमता बहुत तेज हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप ये खाओगे, आपको जैसे मान लो कि मैंने 10 रोटी भी खा ली, पर आपका थायरॉक्सिन इतना ज्यादा है कि जल्दी जल्दी खाना पच जाता है यार। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR बहुत ज्यादा है, ज्यादा होगा कब? जब अगर थायरॉक्सिन ज्यादा होगा। अगर BMR, समझो क्या बोला मैंने, अगर BMR थायरॉक्सिन ज्यादा होगा तो BMR ज्यादा होगा, तो आप कैसे हो जाएंगे? पतले, ठीक है, आप कैसे हो जाएंगे? पतले। अगर मान लो BMR कैसा हुआ, ध्यान से समझो, BMR कम हुआ तो थायरॉक्सिन भी क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन भी क्या हो जाएगा? कम, और आप हो जाएंगे मोटे। क्योंकि आप क्या करोगे पता है? आप क्या करोगे? आप खाओगे तो एक रोटी ही, हम वो वाली बात है, हमने खाई तो एक रोटी ही थी, पर हम मोटे क्यों हो गए? क्योंकि आप जो भी खा रहे हो वो टूट ही नहीं रहा है, वो आपकी बॉडी में स्टोर है, वो ग्लूकोज, और ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो सकता है। ग्लूकोज कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू द फैट, आपके लीवर में जाके वो फैट बन सकता है, ग्लूकोज फैट बन सकता है। तो आपकी बॉडी में पचने जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन का रोल समझ में आया। अगर मान लो थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा है तो कुछ भी खाते हो पहले ही पच जाता है, तो आपकी बॉडी का जो BMR होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा, तो आप पतले दुबले रहोगे। अगर थायरॉक्सिन कम रहेगा तो आपकी बॉडी का BMR भी क्या रहेगा? कम रहेगा, और आप मोटे रहेंगे, क्योंकि हर चीज फैट में कन्वर्ट होगी। टेस्टोस्टेरोन मेल की टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन है जो 2 काम करता है। पहला स्पर्म बनवाता है, दूसरा मेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, भारी होना, ठीक है, कंधों का चौड़ा होना, दाढ़ी आना, मूछें आना, ये सारी चीजें। ईस्ट्रोजन जो होता है ये ओवरी से निकलता है, ये भी क्या करवाता है? सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप कराता है, फीमेल की मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी मदद करता है। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, फ्लाइट फाइट फियर हार्मोन करते हैं, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये तब निकल, फाइट फ्लाइट फियर हार्मोन कहते हैं इसे हम। तो इसमें बॉडी स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस आपकी बॉडी को स्ट्रेस में डालता है ताकि आप विपरीत परिस्थितियों से लड़ सके। उसके बाद है हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन, वो हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी को निकलवाते हैं, मतलब ये पिट्यूटरी का बाप है। मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी है, उसका भी मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन की वजह से, समझना, मतलब जैसे मान लो कि तुम क्लास के मॉनिटर हो, तू अगर खड़ा हुआ ना तो मैं तेरा बोर्ड पे नाम लिख दूंगा, पर तुम्हारा बाप कौन है बेटा? आप, तुम्हारे पिताजी। तो बात आपको यही समझनी है कि पिट्यूटरी किसके इशारों पे नाचती है? हार्मोन। किसके? कौन सा हार्मोन? हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। तो हाइपोथैलेमस ये बोलता है, चल शमिया निकाल तू अपना हार्मोन। तो पिट्यूटरी तब हार्मोन निकालेगी जब हाइपोथैलेमस बोलेगा। और
सारे ऑर्गन, सारे ग्लैंड कब निकालेंगे, जब पिट्यूटरी बोलेगा, ठीक है। उसके बाद इंसुलिन क्या करता है, ये आपकी बॉडी में शुगर लेवल को क्या करता है, रिड्यूस करता है। ये आपकी बॉडी में शुगर को ले जाता है और शुगर को ले जाकर लीवर में स्टोर करवा देता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। और जब कभी भी आपका फास्ट पड़ता है या आपको खाना नहीं मिला, तो फिर आपकी बॉडी में दूसरा एक हार्मोन निकलता है पैंक्रियास से, इंसुलिन से पैंक्रियास से निकलता है। ऐसे दूसरा हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं ग्लूकागन, और ये ग्लूकागन पैंक्रियास के पास लीवर के पास जाता है। क्यों भैया, इंसुलिन ने जो ग्लूकोज स्टोर करवाया था वो बाहर निकालना, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसको, उसने आज खाना नहीं खाया। तो इस तरीके से दोनों हार्मोन, इंसुलिन शुगर लेवल को घटाता है, ग्लूकागन शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। चलो, Am I clear? समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? So it is a very easy thing बेटा। हार्मोन में, मतलब हार्मोन मुझे बड़े पसंद है। आप लोगों को ऐसा लगता है मैम हमें हार्मोन को फंक्शन नहीं याद होता, बट इट इज वेरी इजी यार। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पर्म बनवाएगा, सब आसान है बेटा। अभी 2-4 बार पढ़ोगे ना वही सवाल अपने आप आने लगेगा। चलो, मिसमैच पेयर बताना है, एड्रेनलिन पहला ही है मिसमैच पेयर, यही है राइट आंसर। एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। अगला सवाल करें, फटाफट से देखो, अगला सवाल हो जाए। अगला सवाल, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शोज लॉट्स ऑफ चेंजेस इन अपीयरेंस, नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। बताओ कौन से हार्मोन होते हैं भैया जी। बॉयज में कौन सा हार्मोन निकलता है, बॉयज में कौन सा हार्मोन निकलता है, इट इज टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में कौन सा हार्मोन निकलता है, गर्ल्स में कौन सा हार्मोन निकलता है, इट इज ईस्ट्रोजन। और कौन सा निकलता है भैया, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो दो हार्मोन होते हैं, इनकी वजह से जो है बॉडी में चेंज दिखता है। मैंने बताया था ना, 9th क्लास में जो बच्चे जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं बाय मैम हम आके मिलेंगे, जो आते हैं हाँ मैम और क्या हाल चाल है, ठीक है। पहले जो है हर क्लास में हर लड़का लड़की भाई बहन होते हैं, तो जैसी छुट्टी से आते हैं तो जो दिल में आपकी भावनाएं जगती हैं वो एक्चुअली इन हार्मोन्स की वजह से जग रही हैं। तो ऐसा ना समझिए, हर के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दिल में भावनाएं जगाने वाले हार्मोन्स हैं। 9 तक कोई भावना इसलिए नहीं जगती थी क्योंकि ये हार्मोन्स आपके अंदर नहीं निकलती थी, ठीक है। आई बात समझ में? सो दीज आर द हार्मोन्स। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? ये देखो यही लिखा भी हुआ है। आइए नेक्स्ट इज, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे होते हैं। जैसे फीमेल में क्या होती है, कमर का चौड़ा होना। कभी आपने सोचा है कि फीमेल में कमर क्यों चौड़ी होती है? ताकि बच्चे को होल्ड किया जा सके। फीमेल के भगवान ने ऐसे डिजाइनिंग करके भेजी है बेटा। फीमेल की तो डिजाइनिंग ही ऐसी है कि जब आप प्रेग्नेंट होंगे तो आपका बच्चा आपके गर्भ में होल्ड रहे, इसलिए हम कमर को चौड़ा बनाते हैं, ठीक है। लड़के को जो है मजबूती दी है ताकि तुम फीमेल की रक्षा करो, ओके, ठीक है। उसके बाद जो है दाढ़ी मूछें आने लगती हैं मेल्स की। लड़कियों में क्या होता है, पिंपल्स आने लगते हैं, लड़कों में पिंपल आते हैं। अग्रेसिव बिहेवियर लड़कों का होने लगता है, लड़कियों की आवाज हाई पिच हो जाती है, मतलब मेरी तो नहीं है, बोल बोल के जो है तो पता नहीं कैसी बकरी नहीं, बिल्कुल राइनोसिरोस की तरह हो गई है। पर यूजुअली लड़कियों की आवाज पतली होती है, हाई पिच, लड़कों की लो, साले गरम मसाले, ठीक है। चलो, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ब्रेन। बताओ ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो ब्रेन से एसोसिएटेड है? भैया अभी आपको पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। हाँ, सो प्यारे बच्चों, ब्रेन में कौन सी होती ग्लैंड? बताओ ब्रेन में कौन सी ग्लैंड है? पिट्यूटरी। तो ब्रेन में पाई जाने वाली ग्लैंड का नाम है भैया पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऐसे होते हैं ये लोग, बना देती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है वो ऐसे होता है हाइपोथैलेमस। देखो हाइपोथैलेमस कुछ नहीं है, फ्लोर है, फ्लोर है जो फोर ब्रेन होता है ना, फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस कुछ नहीं होता, फ्लोर होता है। फ्लोर मतलब जिन बच्चों को नहीं पता फ्लोर क्या होता है, जमीन है किसकी? फोर ब्रेन की। इसे हम कहते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस। फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन को हम क्या, ये क्या हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देती हूँ, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक। हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस को हम और क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोथैलेमस इज द फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस इज द फ्लोर ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का फ्लोर होता है और उससे जुड़ी होती है, इस डंडे से जुड़ी होती है। डंडे का नाम नहीं जानना आपको, इट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो अब मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स बनाए ना, ज्यादातर मैक्सिमम हार्मोन आगे वाले से निकलते हैं और इससे दो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। आओ आगे बात करते हैं। व्हेन वी फील स्ट्रेस्ड और एक्साइटेड तो एक्स हार्मोन निकलता है और वाई साइड से निकलता है। जब हम स्ट्रेस्ड फील होते हैं तो हमें एक्स हार्मोन निकलता है और वाई साइड से निकलता है कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन निकलता है, स्ट्रेस हार्मोन, और ये एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन
अबाउट आवर एनवायरमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज सेल। बताइए कौन सी सेल्स होती हैं? मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के, ध्यान से सुनो, आपकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के ग्रुप ऑफ न्यूरॉन अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन पाए जाते हैं। दीज आर वेरी स्पेशल न्यूरॉन, क्योंकि इनका स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे कि आंख में पाए जाने वाले न्यूरॉन, जैसे आप आंख सेकते हैं, वाह यार क्या लड़का जा रहा है, ये तुम्हें नहीं करना, तुम अभी बहुत पिद्दू हो, बड़े बड़े लोगों को बता रही हूँ, 11वीं 12वीं वालों की बात बता रही हूँ, ठीक है, वाह यार ये लड़की बड़ी अच्छी है, तो आप आई टॉनिक ले रहे हो ना, तो ये आंखों के में क्या है प्रेजेंट बच्चों, ये आंखों में क्या प्रेजेंट है? आंखों में प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या है? रिसेप्टर्स आर द ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। रिसेप्टर क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, और उनका स्पेशल फंक्शन हो जाता है कि हम देखेंगे। ऐसी नाक में पाए जाने वाले ग्रुप ऑफ न्यूरॉन सूंघने का काम करने लगते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ऐसे ही टंग में पाए जाने वाली, सब एनसीईआरटी में लिखा है बेटा। अगर तुम ये सोच रहे हो ना मैम आप क्या बता रही है मैम, हम तो बाल्टी में अपना सर डाल के डूब जाएंगे, तो बेटा डूब जाओ, इससे क्या फर्क पड़ेगा, पर आपके एनसीईआरटी में तो दिया ही हुआ है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है धूमतना कोकिला बहन मोदी फील हो रहा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। तो ऐसे टंग में जो ग्रुप ऑफ रिसेप्टर, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हम रिसेप्टर कहते हैं, वो टेस्ट का काम करते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात? ओके बस तो सच एज रिसेप्टर प्रेजेंट एज ऑल्फैक्टरी कहाँ होते हैं? स्मेल के लिए, गस्टेटरी टंग में, फिर उसके बाद स्किन में भी होते हैं, आईज में भी होते हैं। आईज वाले को हम क्या कहते हैं भैया? हम कहते हैं विजुअल रिसेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम नाक वाले को ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, टंग वाले को ऑडिटरी, कान वाले, ठीक है। चलो, और ये स्किन में टच रिसेप्टर्स। नेम 2 कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 2 कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो भाई यही हैं आपके, ये एक है ब्रेन, ब्रेन बना देना यार, 2 नंबर पे आएगा, खट से बना के बता देना। हम झंडू नहीं है, हम शिप्रा मैम की संतानें हैं, लो बना दोगे बढ़िया, आपको 2 नंबर, 1 नंबर भी नहीं कटेगा, 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। सेंट्रल पे पाया जाने वाला पार्ट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ब्रेन है, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ ब्रेन कंसर्न्ड विद मेमोरी, विल पावर, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मेमोरी, विल पावर के लिए तो भैया एक ही आदमी रिस्पॉन्सिबल है, जो कि है फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का भी कौन सा पार्ट होता है पता है मेमोरी के लिए? सेरिब्रम। सेरिब्रम, सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। सेरिब्रम क्या है बच्चों? लार्जेस्ट पार्ट है आपके ब्रेन का। और ये जितना भी आप सोचते हैं, समझते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन देते, तेरी ऐसी की तैसी, जितनी भी आप एनालिसिस करते हैं, कितने आप तेज है पढ़ने में, कितना मैथ्स अच्छा सॉल्व करते हैं, कितना अच्छा बायो याद कर लेते हैं, कितने अच्छे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कितनी अच्छी सोशल आप रट्टा मार सकते हैं, कितने अच्छे आप मुंह बना सकते हैं आपको। और क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको टच कर रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फैमिलियर टच है या नहीं? सब काम सेरिब्रम के है, ठीक है। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन कौन करता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज नथिंग, इट इज अ सेरिब्रम, ठीक है। तो कोई घबराएगा नहीं, हे भगवान ये क्या बाबा सिर, इट इज अ सेरिब्रम, ठीक है। सेरिबेलम तो बता ही दिया, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी में पोस्चर को बैलेंस भी कौन करता है? सेरिब्रम, ठीक है। आइए, व्हाट इज द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द मेनिंजेस? मेनिंजेस क्या होती हैं? इट इज अ कवर ऑफ द ब्रेन, ठीक है, कवर ऑफ ब्रेन। कितने मेनिंजेस होते हैं बेटा? कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो आपके ब्रेन के चारों तरफ ये जो लेयर पाई जाती है, लिसन, आपके ब्रेन के चारों तरफ ये जो लेयर पाई जा रही हैं, ठीक है, इनके बीच तीसरी तो स्कल से पूरी जुड़ी हुई रहती है, तो मैं नहीं बना रही हूं उसको। तो इनमें जो लिक्विड है बेटा वो क्या पाया जाता है? ये लेयर के बीच में जो लिक्विड है इसको हम क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो का मतलब होता है सेरिब्रम में भी पाया जाएगा, जो कि ब्रेन का पार्ट है, और स्पाइनल कॉर्ड में भी पाया जाएगा, ठीक है। सेम चीज सेरिब्रम में भी पाया जाएगा बेटा, और स्पाइनल कॉर्ड में भी सेम चीज पाई जाएगी। डन, क्लियर है? तो ये होता है फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, इट इज अ CSF, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। नेम द स्ट्रक्चर विच इज, ठीक है, नेम द स्ट्रक्चर इन विच स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड। बताओ भैया जी, आओ इसके लिए एक और डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बेटा, एवरीथिंग इज डायग्राम। कितना अच्छा आप डायग्राम बनाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ब्रेन के ऊपर क्या होता है बच्चों? ब्रेन के ऊपर तो स्कल होता है, ठीक है। ऐसे ही आपकी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, राइट, ठीक है। ये क्या है बच्चों? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। एक घूसा मारूंगा तो तेरी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी कम बखत, तो रीढ़ की हड्डी मतलब वर्टिब्रल कॉलम। तो स्पाइनल कॉर्ड एक रस्सी है जिसके ऊपर एक हड्डियों का पूरा कॉलम है, उसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। डन डन डन। नेम 2 टाइप ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट। बताओ ट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट, ठीक है। ऐसा मूवमेंट जैसे मान लो लाइट यहां से आ रही है तो मैं वहीं पे मुड़ूंगी, दिस इज द ट्रॉफिक मूवमेंट। एम आई क्लियर टू एवरीवन?
बार? तो अगर मान लीजिए लाइट कहाँ से आ रही है, सामने से आ रही है, मान लो सामने से सनलाइट आ रही है और मेरा मूवमेंट सनलाइट की ओर ही हो रहा है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली बच्चों, मान लो सनलाइट सामने से आ रही है और मेरा मूवमेंट सन की ओर हो रहा है, मैं सन से प्यार करती हूँ तो मैं हो गई ट्रॉफिक, मुझे मेरा मूवमेंट जमीन की ओर हो रहा है, ठीक है, ग्रेविटी की ओर हो रहा है तो मैं जमीन से प्यार करती हूँ। तो कुल मिलाकर ट्रॉफिक मूवमेंट इज अ डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, दिस इज द ट्रॉफिक मूवमेंट। फोटोट्रॉफिज्म, जियोट्रॉफिज्म, कीमोट्रॉफिज्म, कितने आपने पढ़े? फोटोट्रॉफिज्म भी लिख सकते हैं। तो रूट कौन होती है? जियोट्रॉफिक होती है, रूट हमेशा नीचे की ओर जाती है। कीमोट्रॉफिज्म का एग्जांपल बताओ? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है। तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ ओव्यूल की ओर होना, ओव्यूल बुलाती आजा 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 तो पोलन ट्यूब इधर उधर जा ही नहीं सकता क्योंकि जो ओव्यूल बैठी है ना, बेटा सुनो इधर एग इधर रखा है, तुम इधर उधर कहाँ मचल रहे हो, तुम्हारे पास इतनी सुंदर कन्या है। तो पोलन ट्यूब हमेशा ओव्यूल की ओर इसलिए जाती है क्योंकि ओव्यूल बहुत सारे केमिकल निकालती है इधर लुभाने के लिए उसको, ठीक है। चलो आ जाओ, डन। आगे बात करते हैं। What do we call the movement of shoot towards the light? It is a phototrophism. अगर shoot का movement towards the light हो रहा है, shoot मतलब क्या है? Stem bearing leaves, एक ऐसा स्टेम जिसके पास लीव्स होती है उसे हम शूट कहते हैं, तो उसे कहते हैं फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है, पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म। नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग: इलोंगेशन ऑफ द सेल, ग्रोथ ऑफ द सेल, फॉलिंग ऑफ द एब्सिसिक एसिड, सेल डिवीजन जिबेरेलिन, ग्रोथ ऑफ द सेल जिबेरेलिन, इलोंगेशन ऑफ सेल ऑक्सिन। सीधा सीधा है भैया, सीधा देखो भैया, सीधा चल रहा है कार्यक्रम, ओके। तो आप समझ गए फंक्शन क्या है। जब भी हमें सेल को लंबा करना है तो हमें चाहिए ऑक्सिन, जब हमें सेल को डिवाइड कर देना है हमें चाहिए साइटोकाइनिन, जब हमें स्टेम की हाइट बढ़ानी, स्टेम की हाइट, तो हमें चाहिए है जिबेरेलिन, और जब हमें कोई भी घटिया काम कराना है तो हमें चाहिए एब्सिसिक एसिड। फिर समझे, सेल की ग्रोथ करानी है तो हमें सेल की ग्रोथ करानी है ऑक्सिन, स्टेम की ग्रोथ करानी है जिबेरेलिन, सेल को डिवाइड कराना है साइटोकाइनिन, या कोई घटिया काम कराना है, पत्ते झड़वाना, फल झड़वाना, बूढ़ा करवाना, ये सब एब्सिसिक एसिड, ठीक है। व्हाई एड्रेनलिन नोन एज इमरजेंसी हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तब निकलता है जब या तो आप लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप बहुत तेज दौड़ रहे हैं डर के मारे, और जब आपको बहुत डर लग रहा है, इसीलिए हम इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। ये आपकी बॉडी में एड्रेनलिन तब निकलता है जब आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड कंडीशन में होती है, ठीक है। तो ये कब रिलीज होता है प्यारे बच्चों? जब आपकी बॉडी स्ट्रेस्ड कंडीशन में होती है। तो एड्रेनलिन आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस कंडीशन में, तो मान लो टीवी देख रहे हैं, चुड़ैल दिख रही है तो आपकी फट गई, हमें डर लग रहा है, तो अब एड्रेनलिन निकल रहा है, ठीक है। तो एड्रेनलिन हार्मोन इज सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी और द स्ट्रेस। ये आपकी बॉडी में, देखो भैया ऐसा है, एड्रेनलिन जब निकलेगा हार्ट बीट 72 से 172 हो सकती है। आपकी बॉडी में हार्ट बीट तेज होगी तो ब्लड ज्यादा पंप करेगा, ऐसे में बॉडी के ऑर्गन सारे जल्दी काम कर रहे हो तो ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा चाहिए। आपकी बॉडी में पसीना आने लगेगा, डर लगने लगेगा, कपकपाने लगोगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, डाइजेशन स्लो हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें, ये सिम्टम होते हैं, पर उसके बाद हमेशा ऐसा नहीं होता, फिर बॉडी रिलैक्स भी हो जाती है, ठीक है। चलो, द नेम ऑफ द हार्मोन विच रेगुलेट द शुगर लेवल इन बॉडी। देखो भैया, चलिए, पैंक्रियाज से 2 हार्मोन निकलते हैं, मैं लिख भी देती हूँ, पैंक्रियाज से 2 हार्मोन निकलते हैं। एक का नाम होता है बेटा जी चूनू, एक का नाम होता है मूनू, ऐसा कुछ नहीं है। एक का नाम होता है इंसुलिन और दूसरे का नाम होता है ग्लूकागन, गन होती है इसके पास, ठीक है। इंसुलिन ये आपके ब्लड के शुगर लेवल को डाउन करता है, ठीक है, ये आपके ब्लड के शुगर लेवल को क्या करता है? डाउन करता है। और ये आपके ब्लड के शुगर लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है? इंक्रीज करता है। कैसे करेगा ये समझाती हूँ। मान लो कि किसी दिन तुमने 8 रोटी खा ली, समझना बात को, ठीक है। मान लो बेटा तुमने किसी दिन 8 रोटी खा ली, ठीक है। अब क्या होगा? यूजुअली तुम्हें जरूरत तो 2 ही रोटी की शुगर की थी, पर आज तुम्हारा मन किया, अच्छी सब्जी बना दी थी मम्मी ने, तो 8 रोटी खा ली तुमने। अब बेटा 6 रोटी में जो ग्लूकोज है वो इधर उधर ब्लड में थोड़ी घूमता रहेगा, अब निकलेंगे आपके एक हार्मोन, और इस हार्मोन का नाम है बेटा इंसुलिन। ये निकला, ये हा मैं आ गया हूं, और ये सारा ग्लूकोज पकड़ पकड़ के लीवर में जाकर स्टोर करवा देगा, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में पूरा शुगर जाके स्टोर हो जाएगा।
फिर एक दिन आपका था फास्ट और आप बिस्तर में लेटे रो रहे थे, जिंदगी कुछ तो बता, खाना कब मिलेगा। तो आपका जब तक खाना नहीं मिल रहा है तो अब ये ग्लूकागन जाएगा लीवर के पास, ठक ठक ठक। इंसुलिन भैया ने जो ग्लूकोज स्टोर करवाया था उस दिन वो निकालो जरा, क्योंकि हमारा आदमी रो रहा है, गाना गा रहा है, ये जिंदगी खराब हो गई है, खाना कब मिलेगा। तो अब जो है आपका लीवर जो ग्लूकोज स्टोर किया था वो बाहर निकालेगा और उसकी एनर्जी आपको मिल जाएगी, ठीक है डन। और ये पैंक्रियाज से निकलते हैं, ठीक है। इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, मैंने दोनों लिख दिए हैं, दोनों हार्मोन, ठीक है। शुगर लेवल को बढ़ाना भी उसका मेंटेनेंस है भाई, कई बार शुगर कम हो जाती है तो आदमी का बीपी लो जाता है, आदमी मर भी सकता है बच्चों, याद रखना तुम। What are the inhibitory hormone? Inhibitory hormone वो hormones होते हैं जो किसी की भी एक्टिविटी को रोकते हैं, जैसे एब्सिसिक एसिड एक इनहिबिटरी हार्मोन है। ऐसे ही हाइपोथैलेमस, जैसे पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस सिग्नल देती है, ठीक है, पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है कि भैया चल चल धन्नो तू हार्मोन निकाल, तू हार्मोन निकालेगी तो सारे हार्मोन सबको, ऐसा होता एक्चुअली ऐसा है। देखो सुनना, मैं तुमको एक फ्लो चार्ट बताती हूँ, देखना ना। हाइपोथैलेमस होता है, समझना, हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस क्या निकालता है, हार्मोन। ये हार्मोन कहाँ जाता है बच्चों, पिट्यूटरी पे। कहाँ जाता है बेटा, पिट्यूटरी पे, डन। पिट्यूटरी हार्मोन निकालती है तो बाकी सारी ग्लैंड्स में जाते हैं, ये सारी ग्लैंड फिर अपने अपने हार्मोन निकालती है, ऐसा होता है। अब देखो, अगर हाइपोथैलेमस ने पॉजिटिव हार्मोन निकाला, मतलब रिलीज करने वाला हार्मोन निकाला, अगर इसने कौन सा हार्मोन निकाला, रिलीजिंग हार्मोन, रिलीज करवाएगा, तो ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाएगा तो पिट्यूटरी सारे हार्मोन रिलीज करेगी। यहीं पे रिलीज उधर साइड ही लिखती हूँ, इरेज और ऑल स्लाइड करने वाली थी मैं, ठीक है। तो आपकी पिट्यूटरी क्या करेगी, रिलीज करेगी, पर हर समय रिलीज करना तो सारे रिलीज करने लगेंगे, ये भी रिलीज करने लगेगा, ये भी रिलीज करने लगेगा। पर अगर हाइपोथैलेमस ने एक नेगेटिव हार्मोन निकाल दिया, ठीक है, मतलब इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, तो अब क्या होगा, इनहिबिटिंग हार्मोन दोनों टाइप के हार्मोन होते हैं, बढ़ा भी से निकलवा भी सकते पिट्यूटरी से काम, या नहीं भी निकलवा सकते। तो अब पिट्यूटरी बोलेगी हट मैं भी नहीं निकालूंगी, फिर दूसरी ग्लैंड बोलेगी मैं भी नहीं निकालूंगी, और इस तरीके से आपके हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा। तो कुल मिला के जो पूछते हैं ना फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, वो ऐसे ही होता है। जब आपकी बॉडी में किसी भी हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा होने लगता है तो वो सीधा मैसेज किसको, वो एक्स्ट्रा हार्मोन जाता है हाइपोथैलेमस के बाद। जैसे मान लो टेस्टीज ने टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा निकाल दिया, मान लो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा निकल गया, सपोज दैट, मान लो कि यहाँ पे हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो तुमको पता है टेस्टोस्टेरोन के पास क्या होता है, मान लो कि टेस्टीज ने बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन निकाला, तो ये टेस्टोस्टेरोन हाइपोथैलेमस के पास जाके नेगेटिव मैसेज करता है, भैया तुम क्या कर रहे हो। अब हाइपोथैलेमस नेगेटिव हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी इनहिबिटिंग हार्मोन देगी ग्लैंड को, कौन सी ग्लैंड को, टेस्टीज को, और टेस्टीज आपका टेस्टोस्टेरोन को निकालना कम कर देगा। एम आई क्लियर। तो हाइपोथैलेमस दोनों प्रकार के हार्मोन निकालता है, रिलीजिंग हार्मोन भी और इनहिबिटिंग हार्मोन भी। कोई हार्मोन अगर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो हार्मोन जो है वो फीडबैक इनहिबिशन करता है, वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के पास जाता है, अरे तू पागल हो गया क्या, तू हार्मोन अपना कम कर। जैसे हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को कम करेगा, मतलब वो इनहिबिटिंग हार्मोन निकालने लगेगा, वैसे ही पिट्यूटरी के पास मैसेज जाएगा कि अपने हार्मोन्स को कम करो। पिट्यूटरी अपने हार्मोन्स को कम करेगी तो बाकी ग्लैंड्स के भी हार्मोन कम हो जाएंगे, क्योंकि बाकी ग्लैंड्स को कौन जगा रहा है, वो पिट्यूटरी का हार्मोन जगा रहा है, पिट्यूटरी को कौन जगा रहा है, हाइपोथैलेमस जगा रहा है। तो सब अल्टीमेटली बाप जो है सोने लगेगा तो बाकी सारी ग्लैंड्स भी अपने आप कम हो जाएंगी। एम आई क्लियर। अब पिट्यूटरी घर घर जाके तो बोलेगी नहीं हर ग्लैंड को चलो बेटा हार्मोन निकालो, नहीं, पिट्यूटरी अपने हार्मोन निकालती है, वो हार्मोन ग्लैंड के पास जाते हैं, फिर ग्लैंड अपने हार्मोन निकालती है। मतलब चुगलखोरी चल रही है, बात से बात चल रही है हर जगह। देखो पिट्यूटरी हर जगह तो जा नहीं सकती, पिट्यूटरी अपने हार्मोन निकालती है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी के हर पार्ट में जाता है, तो बहुत पिट्यूटरी अपने हार्मोन निकालती है, जैसे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कहाँ गया, थायराइड ग्लैंड में गया, थायराइड ग्लैंड ने क्या निकाला, थायरोक्सिन। पर जब थायरोक्सिन का लेवल बहुत अच्छा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी को निकालने के लिए कौन बोला था, वो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग वाला निकाला, तो भैया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी निकालने लगी। अब ये गया थायराइड के पास, थायराइड ने थायरोक्सिन निकाला। पर अगर थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए तो थायरोक्सिन सीधे पिट्यूटरी को भी बोलती बंद करो तुम अपना TSH, और ऊपर से वो रिलीजिंग को भी बोलती तुम भी बंद करो। अब हाइपोथैलेमस निकालता है इनहिबिटिंग, इससे पिट्यूटरी भी शांत हो जाती है, थायराइड भी शांत हो जाता है, थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाता है। तो हार्मोन अपना लेवल खुद ही मेंटेन कर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फीडबैक मैकेनिज्म। क्या कहलाता है ये, फीडबैक। ये जो बहुत बच्चे परेशान होते हैं उनके लिए है, ठीक है। चलिए, तो इनहिबिटरी हार्मोन्स आर द न्यूरो हार्मोन। न्यूरो हार्मोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, इसलिए वो ब्रेन के पार्ट से निकलने वाले हार्मोन को न्यूरो हार्मोन कहते हैं। सिक्रेटेड
इनिबिटेड बाय द हाइपोथैलेमस, इट इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ सर्टेन हार्मोन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, वाई? क्योंकि पिट्यूटरी के जो सिक्रीशन होते हैं वो बाकी सारी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को मेंटेन करते हैं। समझ में आई बात? तो पिट्यूटरी के जो सिक्रीशन होते हैं, वाई द पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? बिकॉज जितना भी पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीशन करती है वो सारे सिक्रीशन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं, साथ ही साथ ग्लैंड में भी जाते हैं और ग्लैंड के फंक्शन को भी कंट्रोल करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपकी बॉडी में पाए जाने वाले हर ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है। दैट इज व्हाई इट इज अ मास्टर ग्लैंड। एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ लीव ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। अब आपको ये बताना है कि किसी भी प्लांट का सेंसिटिव मूवमेंट कैसे डिफरेंट है फ्रॉम द शूट मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट। समझते हैं। मूवमेंट ऑफ माइमोसा प्यूडिका, टच सेंसिटिव प्लांट, occurs in response to touch. In such movement, plant changes its shape by changing the amount of water in them, resulting folding and drooping of leaves. In this movement, it is the independent of growth. समझना। माइमोसा प्यूडिका, जिसको हम कहते हैं छुई मुई, छुई मुई से तुम लगती हो, अगर आप इसके प्लांट को छुएंगे, समझना, जब जैसे ही आप इसके प्लांट को छूते हैं तो इनके पानी का अमाउंट चेंज हो जाता है। जैसे ही पानी का अमाउंट चेंज हो जाता है पत्तियां शर्मा जाती हैं। ठीक है, तो प्लांट क्या पत्तियों में मूवमेंट हो रहा है, पर क्या तुम्हारे छूने से प्लांट की ग्रोथ हुई बच्चों? नहीं हुई। समझ में आ रही है बात? मेरी बात समझे आप? नहीं समझे? तो इस प्रकार का मूवमेंट कहलाता है बच्चों नेस्टिक मूवमेंट। क्या कहलाता है? नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, या ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, क्या कहलाता है? इट इज अ ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। मेरी बात समझे? जब आप किसी छुई मुई के प्लांट को छूते हैं, सपोज दैट कोई भी छुई मुई का प्लांट आप छूते हैं, तो जैसे मान लो ये है ना, ये ऐसी होती छुई मुई की लीफ मान लो। ठीक है, बहुत ही गंदी लीफ बना दी। यहाँ होता है पानी, यहाँ होता है पानी। ठीक है, तो पानी जब यहाँ आएगा तो पत्तियां भारी हो जाएंगी और नीचे झुक जाएंगी। फिर जब आप नहीं छुएंगे तो पानी वापस चले जाएगा, पत्तियां हल्की हो जाएंगी और वापस से खुल जाएंगी। क्या पत्तियों के मूवमेंट होने से प्लांट की ग्रोथ हो रही है? नहीं, पर पत्ती मूव तो कर ही रही है। पर यहीं पर अगर मैं बात करूं फोटोट्रॉफिज्म की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब प्लांट जो है पर्टिकुलर, देखो ध्यान से, when the plant responds to a stimulus by growing to a particular direction, अगर हम किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स कर रहे हैं और उस जगह पे हमारी ग्रोथ हो रही है, तो इसमें और इसमें अंदर क्या है कि यहाँ मूवमेंट तो हो रहा है पर ग्रोथ नहीं हो रही है। सो इट इज अ नेस्टिक मूवमेंट। यहाँ पर मूवमेंट तो हो रहा है पर उसी डायरेक्शन में ग्रोथ भी हो रही है, तो इट इज अ ट्रॉफिक मूवमेंट। ये दोनों में डिफरेंस होता है। इट इज अ ट्रॉफिक मूवमेंट। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, एंड इट इज अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ये क्या है? इट इज अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। ठीक है, इट इज अ ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट। एम आई क्लियर? सो द प्लांट रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड द मूवमेंट ड्यू टू द ग्रोथ। दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, ये डायरेक्शन में होती है। मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट इंडिकेट्स द फोटोट्रॉफिज्म। मूवमेंट अकर इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ये है नेस्टिक मूवमेंट। मूवमेंट हुआ, सुना, मूवमेंट हुआ पर ग्रोथ नहीं हुई। जैसे सनफ्लावर का मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट, तो ये एक नेस्टिक मूवमेंट है बेटा, क्योंकि सनफ्लावर की ग्रोथ नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर सनफ्लावर की हाइट बढ़ जाए, जो कि देखो सनफ्लावर होता पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक है, पर मैं तुम्हें एग्जांपल बोल रही हूँ, अगर सनफ्लावर ऐसे मुंडी घुमा लेता है और ग्रोथ नहीं होती तो हम उसे नेस्टिक मूवमेंट मानते हैं। पर आपका शूट जो होता है वो हमेशा लाइट की ओर मूव करता है, मतलब वो क्या है? पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक है। एम आई क्लियर? तो ये दोनों में यही अंतर होता है। यहाँ मूवमेंट हो रहा है पर ग्रोथ नहीं हो रही, यहाँ मूवमेंट भी हो रहा है और ग्रोथ की डायरेक्शन भी स्टिमुलस ही है। आगे बढ़े। स्टेट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड। एबी हार्मोन, भयंकर एबी हार्मोन, ये क्या काम करता है? विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है, और एजिंग ऑफ द प्लांट, बूढ़ा करता है, और लीफ को गिराना, उसको कहते हैं सेनेसेंस ऑफ लीफ। ठीक है, बहुत सारे गंदे गंदे काम। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करवाता है, तो एब्सिसिक एसिड इनिबिट करवाता है ग्रोथ। ठीक है, कॉजेज डोरमेंसी ऑफ सीड। डोरमेंसी ऑफ सीड पता है क्या होता है? मतलब कुछ चने, आपने देखा होगा कि जब हम चने को पानी में डालते हैं तो बहुत सारे चने जो होते हैं ग्रो नहीं होते। क्यों?
क्योंकि उन चनों में होता है एब्सिसिक एसिड। क्या होता है? एब्सिसिक एसिड। ठीक है। विल्टिंग ऑफ लीफ, विल्टिंग मतलब झड़ना, झड़ना, सड़ना ऑफ लीव्स। ठीक है। स्टोमेटा क्लोजर करा देता है, मतलब देखो कोई भी इसने अच्छे काम किए क्या? कोई भी एक अच्छा काम किया क्या इसने? इनिबिट ग्रोथ किया, दूसरा सीड डॉर्मेंट कर दिया, पत्तियों को झड़वा दिया, और जो है डॉर्मेंट मतलब कि उगेगा ही नहीं सीड आपका, और स्टोमेटा को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं किसकी, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन तो अच्छा है हमारा भैया, ये सेल डिवीजन करता है। जितनी ज्यादा नई नई सेल बनेंगी आपका प्लांट उतना कम बूढ़ा होगा, जितनी ज्यादा नई नई सेल बनेंगी आपका प्लांट उतना कम बूढ़ा होगा। तो इट डिलेज द एजिंग ऑफ लीफ, इट रिड्यूस द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पर मान लो, समझना, अगर मान लो यहाँ पर ये एक ब्रांच है, अगर यहाँ पर फ्लावर बन जाएगा ना तो स्टेम ऐसा ग्रो नहीं होगा, तो यहाँ पर ये क्या करता है, फ्लावर नहीं आने देता है। ठीक है। या ऐसा जैसे मान लो ये ब्रांच है तो यहाँ पर ये फ्लावर नहीं आने देगा, यहाँ पे फ्लावर इकट्ठ नहीं आने देगा, ये साइड बाय साइड, ताकि ये जो ब्रांचेस है इनकी ग्रोथ होती रहे। ठीक है। आगे कीमोट्रॉफिक मूवमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कीमोट्रॉफिक मूवमेंट? मैंने आपको बताया था कि जो समझे ना, मेरी बात समझे, साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन सेल डिवीजन करता है। ठीक, नंबर 1। साइटोकाइनिन क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस को कम करता है। मतलब अगर यहीं पे फ्लावर आ गया ना बेटा, तो अब आपका ब्रांच ग्रो नहीं करेगा, तो ये रोकता है कि भैया यहाँ फ्लावर नहीं आने दूंगा मैं, अदरवाइज मेरा ब्रांच ग्रो नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद इट रिड्यूस एजिंग ऑफ लीफ। ठीक है, बूढ़ा नहीं होने देता। अब आते हैं कीमोट्रॉफिक मूवमेंट। कीमोट्रॉफिक मतलब किसी भी चीज की मूवमेंट टुवर्ड्स द केमिकल। जो ओव्यूल होता है, ठीक है, ओव्यूल के अंदर एग होता है, याद है आप लोगों को? ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ये होता है ओव्यूल। ठीक है। ओव्यूल के अंदर ये क्या बैठा हुआ है? मान लो एग है, एग एक्चुअली यहाँ रहेगा, दिस इज द एग, मान लो ये एग है, तो ये कंटिन्यूअसली एग क्या निकालेगा? केमिकल। क्या निकालेगा? केमिकल, ताकि ऊपर से जो पोलन ग्रेन गिरे उनकी पोलन ट्यूब इसी डायरेक्शन में बने। ये केमिकल निकालता है, जो कि क्या अट्रैक्ट करता है? केमिकल अट्रैक्ट द पोलन ट्यूब। ठीक है। केमिकल अट्रैक्ट्स द पोलन ट्यूब। केमिकल क्या अट्रैक्ट करता है बच्चों? केमिकल अट्रैक्ट्स पोलन ट्यूब। ठीक है। और वो बुलाता है, इधर आओ, उधर उधर मत जाना, यही हूं मैं तुम्हारी रानी। ठीक है। दिस इज द कीमोट्रॉफिज्म, द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग टुवर्ड्स द केमिकल। ठीक है। आइए, ये आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है बच्चों। क्या है ये? ABC। हाय रब्बा, ये तो दिख ही नहीं रहा है, बट इट्स ओके। ये दिख नहीं रहा है डायग्राम, इट्स ओके, इट्स ओके। देखते हैं, समझते हैं। D एंड E, अब मेरे को तो दिख नहीं रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है तो देखते हैं। A है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ब्रेन में है तो पिट्यूटरी होगी। B होगी तो आई थिंक थायराइड है, नेक पे थायराइड होती है। और ये C और D क्या है भैया? पेंक्रियाज होगा एक, और एक एड्रिनल होगी, E एड्रिनल होगी। चलो देखते हैं। हाँ देखो भैया, C है, A है पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास। ठीक है। पैंक्रियास का फंक्शन पूछ रहा है, फिर उसके बाद पूछ रहा है डी का फंक्शन बताइए। क्वेश्चन ये है कि डी का फंक्शन बताना है, डी और ई का फंक्शन बताना है। डी पर क्या है? पैंक्रियास है। ई पर क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, वेरी गुड। पैंक्रियास मैंने बताया था इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है। टेस्टिस क्या निकालता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के 2 फंक्शन है। इट स्टार्ट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या कराता है? ये लड़के को एहसास दिलाता है कि अब ज्यादा हुड़दंगे मत करो, क्योंकि अब तुम जवान हो चुके हो। तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो लड़के को ये एहसास दिलाता है कि भैया ज्यादा नहीं करो, अब तुम जवान हो चुके हो। तो टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन निकलवाता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल बॉडी में स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है। और क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पता है ना? कंधा चौड़ा होना, ब्रॉडनिंग ऑफ दिस शोल्डर, और क्या, और लो पिच वॉइस, और बियर्ड एंड मुस्टैच, और पिंपल्स, ऑयली स्किन, एग्रेसिव बिहेवियर, ये सारी चीजें। ठीक है। आओ, आंसर द फॉलोइंग, विच ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन। बताइए, इसका तो सिर्फ एक ही आंसर है भैया, पैंक्रियास। पैंक्रियास दोनों चीज निकालती है, इसीलिए हम इसको एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? मेरे प्यारे लाल, मेरे बच्चों, मेरी आंखों के तारों, चांद सितारों, गोले गुलजारों। चलो, इसको हम क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। पैंक्रियास को हम क्या कहते हैं? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। या और क्या कह सकते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड, क्योंकि मिक्स ग्लैंड, क्योंकि ये क्या निकालती है? ये हार्मोन भी निकालती है। देखो मैं पूरा फ्लो चार्ट बना देती हूँ तुम्हारे लिए। हार्मोन, कौन सा हार्मोन निकालती है? इंसुलिन। और कौन सा मैम? ग्लूकागन। लिख दोगे ना, पागल हो जाएगा एग्जामिनर। और क्या निकालती है? पैंक्रियाटिक जूस। अगर ये फ्लो चार्ट बना दिया, पागल, एग्जामिनर विल मैड। भैया जी कहां से पढ़ के आए हो? भैया कहां से आए हो पढ़ के? इट इज अ पैंक्रियाटिक जूस।
पैंक्रियाटिक जूस में मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरे आंखों के तारों, क्या होता है बताओ? एंजाइम। ठीक है, तो ये देखो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड, पूरा बना दिया मैंने। ठीक है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द किडनी, इट इज द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी के ऊपर होती है, डायग्राम बना देना बेटा, डायग्राम बना देना, ऐसे करके कैप शेप की होती है एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आगे बने, Which endocrine gland present in male but not in female? Testes। फीमेल में टेस्टिस कैसे होगा भैया? मेल में टेस्टिस होता है, फीमेल में टेस्टिस नहीं होता। ठीक है, टेस्टिस, टेस्टिस को हिंदी में पता क्या कहते हैं? वृषण। ठीक है, हाय रब्बा। चलो आ जाओ, अगला सवाल करते हैं। इफ द आयोडीन इज इनसफिशिएंट इन वंस डाइट। ठीक है, इसको कीप कर लेते हैं। चलो चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, फटाफट से। अगर किसी के डाइट में इफ द आयोडीन इज इनसफिशिएंट इन वंस डाइट, व्हाट माइट बी द डेफिशिएंसी डिजीज? ठीक है, ओके, व्हाट विल हैपन इफ द इनटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज लो? क्या होगा? देखो आयोडीन की जरूरत क्यों होती है, पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ। देखो आयोडीन की जरूरत आपकी बॉडी में थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाने के लिए होती है। अगर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी ना तो बेटा थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा। हाँ, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना ना बेटा तो आपकी थायराइड ग्लैंड यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। इसको, इस बीमारी को कहते हैं अपन गोइटर। लेट मी ड्रिंक सम वाटर देन आई विल एक्सप्लेन। तब तक सोचो इसका आंसर क्या होगा। हाँ बोलो बोलो क्या होगा, जल्दी बताओ, आई एम वेटिंग। ठीक है बेटा सुनो, एक चीज बताती हूँ, अगर तुम ये क्वेश्चन आज प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हारे इन्हीं सवालों में से एक सवाल आ जाएगा आपके एग्जाम में एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मैम का एग्जाम पैक हमने देख लिया था और हमसे बन गया क्वेश्चन। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो दुनिया में कोई किसी का कुछ कर पाया क्या? मैं तुम्हारे ऊपर मैं ऐसे स्क्रीन पे जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती हूँ कि नहीं तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तुम्हारी तो ऐसे की तैसे। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे तो मैं कैसे कर लूंगी? हम सिर्फ तुम्हें सिखा सकते हैं बच्चों कि पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा, हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं। बाकी कोई दुनिया में किसी भी इंसान की सहायता कोई नहीं कर सकता है अगर सामने वाला ना चाहे तो। समझ में आई बात? इंसान खुद का साथी होता है, ये हमेशा याद रखना तुम लोग। ओके, नोबडी इज द हेल्पिंग हैंड। कोई तुम्हारा हेल्पिंग हैंड नहीं, तुम खुद के सहायक हो। और जब तक तुम स्वयं नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हारे लिए नहीं करेगा। मैं ऐसे 10 एग्जाम पैक बना दूंगी पर उससे कोई फायदा नहीं है बेटा अगर तुम खुद नहीं पढ़ना चाहोगे। भाई मैंने अपने हिसाब से तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, पर तुम्हें तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी ना, तभी तो सक्सेसफुल होगे। ठीक है, और अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है और अगर अभी तक तुमने और इस तरीके से प्यारे तरीके से बायोलॉजी पढ़ना और एक एक चीज पढ़ना और बिल्कुल क्रिस्प लेवल पे पढ़नी है, हमें सब आता है। तुमको पता है मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज तक कभी भी 10th में तो वो ऐसे हो गए थे कि मैम हम बायोलॉजी नहीं भी पढ़ के जाएंगे ना मैम तो हमसे बन जाएगा। बी लाइक दैट बेटा, तुम भी ऐसे हो जाओगे कुछ दिन। और अगर अभी तक तुमको ऐसा पढ़ना है ना तो Y547 कोड है मैम का, लगाइए और खरीदिए कोर्स। ओके, तब तक पी लू पानी में। देखिए इसको, लिखिए जरा, आप चैट सेक्शन में बातें कर रहे होंगे तो लिखो क्या कोड है मैम का। हाँ जी आइए, तो ओके, तो क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि जो आयोडीन होता है इट इज वेरी वेरी नेसेसरी। आयोडीन जो है इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर आपकी बॉडी में थायरोक्सिन कम रहेगा तो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रेट वो हो जाएगा। पता चला आपकी ग्रोथ ही नहीं हुई। पता है तुमको थायरोक्सिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बच्चे का डेवलपमेंट। इसीलिए जब प्रेग्नेंट होती है ना माँ तो माँ की बॉडी में भी थायरोक्सिन का लेवल देखा जाता है कि सही है या नहीं। पता चला बच्चा डेवलप नहीं हो, टेस्टिस ओवरी डेवलप नहीं हो, तो आपकी बॉडी की हाइट डेवलप नहीं हो, हेल्थ ठीक नहीं हो, ये सब थायरोक्सिन पे ही रिलेटेड है। अब मतलब आपके शरीर की जितने भी कार्य करने की क्षमता इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन ही नहीं है तो थायरोक्सिन नहीं बनेगा, तो आपकी ग्लैंड जो है फूल जाएगी। इस बीमारी को हम गोइटर कहते हैं। ठीक है, सो आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, यही बोला मैंने, विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। थायरोसिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ थायरोसिन। ठीक है, थायरोसिन एक वो होता है, थायरोसिन रेगुलेट्स, थायरोसिन नहीं है एक्चुअली, थायरोक्सिन है, इट इज अ थायरोक्सिन। ठीक है, स्पेलिंग गलत है, इट इज अ थायरोक्सिन। ठीक है, स्पेलिंग सुधार दी मैंने। थायरोक्सिन रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कितना बनना है? थायरोक्सिन कम रहेगा ना तो आपकी बॉडी में हर कार्बोहाइड्रेट फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। थायरोक्सिन ज्यादा रहेगा तो फैट इतना जल्दी टूटेगा कि आपकी बॉडी में जो स्टोर
कार्बोहाइड्रेट है वो भी टूट जाएगा और आप एकदम स्किनी पतले हो जाएंगे। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, फैट का मेटाबॉलिज्म, ये सब कंट्रोल करता है। इवन आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर मान लीजिए आपकी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाए, हाइपोसिक्रीशन मतलब कम हो जाए, थायरोक्सिन कम हो जाए, तो आपकी मेटाबॉलिक रेट खराब होने लगेंगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में फर्क आने लगेगा और हो सकता है कि आपको गोइटर हो जाए, घेंगा, आपकी थायराइड ग्लैंड बड़ी हो जाएगी। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आप चाहते हैं कि थायरोक्सिन जो है वो निकले और आपकी बॉडी का फंक्शन मेंटेन रहे, तो आपकी बॉडी में हमेशा आयोडीन अच्छा होना चाहिए, इसलिए आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए। अब आपको एक लेवल जो है, एक डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें आपको बताना है पैंक्रियास, थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन। चलो मैं बताती हूँ इसको कैसे हम लोग ड्रा करेंगे बेटा, कई से ड्रा करेंगे, बताओ कई से ड्रा करूं? प्यारे बच्चों तुम लोगों के लिए कैसे, सामने ऐसे दिखा दूं एक आदमी को, ठीक है, एक आदमी ऐसा है, चलो बनाती हूँ बेटा, है ना, तुम लोगों के लिए कुछ भी, तो आपको ऐसा एक आदमी बनाना है, ठीक है। अब एक्चुअली आपको सारा आदमी बनाना है क्योंकि आपको पूरी बॉडी उसकी दिखानी है, ठीक है। मैं तो इतने में ही दिखा दूंगी क्योंकि मेरे पास जगह कम है, ठीक है। तो यहां पर आप दिखा देना ऐसे करके पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज द पिट्यूटरी, बहुत बढ़िया, उससे भी अच्छा डायग्राम हम बना देंगे। चलो दिस इज द पिट्यूटरी, और क्या बताना है, कौन सा, थायराइड। थायराइड को तो सीधा बटरफ्लाई शेप का ऐसा बना देना, दिस इज थायराइड। थायराइड आंख भी बना दूं क्या इसकी, सुंदर दिखेगा थोड़ा। थायराइड क्या है ये, कौन है, गोरालाल, गोरालाल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या, पिट्यूटरी। उसके बाद एड्रिनल, एड्रिनल कहाँ बनाएंगे भैया, यहाँ पे किडनी बना देना पूरा। सुनो भैया तुम तो पूरे में बनाना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसा बना रही हूँ। दिस इज द एड्रिनल, छाती में दिख रहा है पर छाती में नहीं होता है, पेट के नीचे होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, पैंक्रियास, पैंक्रियास भी दिखाई देते हैं, यहाँ पे पैंक्रियास बना देना। पैंक्रियास कैसे बनाओगे, ओह पैंक्रियास अच्छा नहीं बना, पैंक्रियास इज नॉट लुक गुड, पैंक्रियास अच्छा बनाते हैं ऐसा, है ना। नाउ इट इज पैंक्रियास, बस बन गया डायग्राम, पैंक्रियास, सारी ग्लैंड्स बन गई हैं, दैट इज इट, खत्म, ठीक। अब मिटा दो इसको, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना कैसे बनाना है क्योंकि मैं यहाँ पे मिटाऊंगी, ठीक है, डन, ठीक है। तो अब पैंक्रियास जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के जस्ट बिलो, थायराइड बिलो द नेक, पिट्यूटरी एट द बेस ऑफ द ब्रेन, एड्रिनल present at the top of the kidney. Some gland produce chemical substance that change the activity of target organ. ठीक है, हमको इस सब्सटेंस का नाम बताना है, नेम द सब्सटेंस। चलो भैया बताओ, भैया बताओ, ठीक है, बताओ। अब हमको इसका बताना है क्या, अच्छा, नेम द सब्सटेंस जो आपके बॉडी की एक्टिविटी चेंज कर देते हैं, उसका नाम होता है हार्मोन। उसका नाम क्या है बच्चों, हार्मोन एक केमिकल है जो बॉडी की एक्टिविटी को चेंज कर देता है। गिव द इफेक्ट बेटा, गिव द इफेक्ट ऑफ केमिकल प्रोड्यूस बाय द ग्लैंड जी, ग्लैंड जी, किडनी के ऊपर पाए जाने वाले ग्लैंड का नाम क्या होता है, एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन निकालती है, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन की वजह से आपकी बॉडी में क्या जनरेट होता है, रिस्पॉन्स। कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होता है, फ्लाइट, फाइट, फियर। अगर आपके चुड़ैल देख ली, ठीक है, तो उस समय आपको डर नहीं लगा, जैसे ही आप जिलेटे जाके आपको ऐसा लगा कि छत में कोई बाल फैलाए, छाती में लात धरने के लिए रेडी है, तो आपको कैसा लगेगा, आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से भयंकर वाले क्या निकलेंगे बच्चों, बताओ। आपकी बॉडी में एड्रिनल ग्लैंड से निकलेंगे भयंकर वाले हार्मोन्स। कौन से हार्मोन होंगे, वो होंगे एड्रेनलिन, और उससे आपको लगेगा डर। आप सोचेंगे भगवान क्यों देख ली आज मैंने पिक्चर, क्यों देख ली, तो आपने पिक्चर देख तो ली, उस समय तो नहीं डर लगा, उसके बाद एड्रेनलिन निकला, आपकी बॉडी में डर लग रहा है, घबरा रहे हैं, पसीना निकल रहा है, वो सब इफेक्ट एड्रेनलिन के है। तो जो डर लगते समय लगता है ना, वो सब लिख देना, गला सूखना, स्किन का कलर चेंज होना, स्वेटिंग होना, रोंगटे, गूज बम्प्स आना, ये सब लिख देना तुम, ठीक है। आओ, H क्या है भैया, H क्या है, H इज द पैंक्रियास, ये पैंक्रियास है, ठीक है। पैंक्रियास तो मैंने 2-3 बार बता दिया। G एड्रिनल ग्लैंड, इट सिक्रीट द एड्रेनलिन हार्मोन, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर द फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स। अगर ये आपकी ये इंक्रीज हार्ट बीट करता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करता है, डायलेशन ऑफ आइज, आके बाहर निकलने लगती, ठीक है। H पैंक्रियास है, ये हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन निकलते हैं, इससे इंसुलिन ब्लड शुगर को कम करता है, ग्लूकागन ब्लड शुगर को बढ़ाता है। आगे बढ़े, नेम द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड से थायरोक्सिन, पिट्यूटरी से तो बेटा कितने निकलते हैं, ग्रोथ हार्मोन निकलता है, पिट्यूटरी से जो बहुत सारे n नंबर ऑफ हार्मोन्स निकलते हैं। थायराइड तो मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया क्या करेगा। पिट्यूटरी देख लो, पिट्यूटरी बस बताऊंगी क्योंकि पिट्यूटरी अच्छे खासे हार्मोन निकालती है और पैंक्रियास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो भैया, पिट्यूटरी
pituitary gland is also known as master gland of the body. The hormones of pituitary gland controls the function of other glands. ठीक है, it secrete many hormone. One of the hormone is the growth hormone which regulate the growth and development of bones and muscle. growth hormone कम निकलेगा तो dwarfism होगा, ज्यादा निकलेगा तो gigantism हो जाएगा, giant हो जाओगे, खली से भी बड़े बन जाओगे. पैंक्रियास, ये सब बता चुके हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागन. ठीक है, Hormone are needed by our body in an appropriate amount. Slightly more or less secretion causes the disorder of the body. Illustrate this by the using 3 examples. हाँ जी, तो ये क्वेश्चन ध्यान से सुनो. ये बोलना क्या चाह रहा है, पहले मैं इसको मिटा दूं, पहले आंसर पहले से नहीं दिखना चाहिए. ये बोलना है कि हार्मोन जो है वो हमें एक एप्रोप्रिएट अमाउंट पे हमारे शरीर को चाहिए बेटा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं मिलेंगे या ये इसको जरूरत से ज्यादा मिलेंगे तो हमें हो जाएंगी समस्याएं. तो यही पूछ रहा है कि आपको 3 एग्जाम्पल देने हैं. तो अगर किसी चीज का हाइपर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन, हाइपर मतलब अगर हार्मोन ज्यादा निकले और हाइपोसिक्रीशन मतलब जरूरत से कम निकले, तो होंगे आपको डिसऑर्डर्स, आपको होंगी बीमारियां. सबसे पहली बीमारी गोइटर है, जो कि हमने देखा कि अगर आपकी डाइट में आयोडीन की कमी है, अगर आपके डाइट में आयोडीन की कमी है तो आपकी ग्लैंड बड़ी हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज घेंगा. ठीक है, और आपका नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब बच्चों शरीर के कार्य करने की क्षमता, वो सब जो है वो रिड्यूस हो जाती है. बेसल मेटाबॉलिक रेट ये क्या हो जाता है, कम. इवन आप ना, एक मैंने बार बार वो एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आप रट लें. इफ यू पीपल हैविंग 1 रोटी ना, द ग्लूकोज ऑफ 1 रोटी गेट कन्वर्टेड इनटू द फैट, और आप बहुत मोटे हो जाएंगे. तो आपको कुछ अलग टाइप के लोग मोटे दिखते होंगे ना, वो थायराइड की कमी हो रही है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है. ठीक है, ठीक है, डन. दिस इज द डिसऑर्डर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन दैट लीड्स टू द हाइपोसेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन. ठीक है, आगे बात करते हैं गायगेनेटिज्म. अगर आपकी देखो, अगर ग्रोथ हार्मोन, समझो, अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत कम निकले, अगर कम निकले तो होगा आपको डॉर्फिज्म. क्या होगा, डॉर्फिज्म. डॉर्फिज्म का मतलब बौनापन. आपकी लेंथ ऑफ बोन्स, मसल ये सब कम होंगी, जॉ लाइन कम होगा, आपको बौने हो जाएंगे. इवन आपके जेनाइटल ऑर्गन मतलब टेस्टिस और ओवरी भी छोटे हो जाएंगे. ठीक है, हो सकता है बच्चा भी पैदा ना हो. ठीक है, गायगेनेटिज्म एंड डॉर्फिज्म. गायगेनेटिज्म होता है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ठीक है, जिसमें आदमी जो है बहुत टॉल हो जाता है. और यही अगर उसका उल्टा देखोगे, कॉन्ट्रेरी का मतलब उल्टा, हाइपोसिक्रीशन विच इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये कम होता है जिससे पर्सन बहुत शॉर्ट हो जाता है. इट इज कॉल्ड एज डॉर्फिज्म. डायबिटीज मेलाइटस, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन कम निकलने लगे, समझना, अगर पैंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन इंसुलिन कम निकलने लगे तो क्या होगा बताओ. तो इंसुलिन क्या कर रहा था, चल तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, सारे चलो और तुमको हम फेंक देंगे लीवर में. पर अब तुमको पकड़ने वाला कोई है ही नहीं, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज घूमता रहेगा. पंछी बन उड़ के फिरो मस्त गगन में, और वो घूमता ही रहेगा और धीरे धीरे वो आपके सूसू में आने लगेगा, ब्लड में आने लगेगा. तो इसी को आप कहते हैं डायबिटीज. ठीक है, तो इंसुलिन सिक्रेटेड बाय द पैंक्रियास हेल्प टू लोअर्स द ब्लड ग्लूकोज. ठीक है, अगर व्हेन इट इज ग्लूकोज लेवल है, LE का पूरा नहीं लिख पाइए, लेवल, इट इज LEVEL. when it is secreted in less amount, the body, BODY वो लिखा है, body suffer from diabetes. ठीक है, with the help of labeled diagram explain the general scheme, illustrate the how the nerve impulse travels in the body. आपको एक वो बताना है, ध्यान समझिएगा. फ्लो चार्ट तो मैं बताऊंगी ही, यू डोंट वरी, फ्लो चार्ट बताऊंगी. आप फ्लो चार्ट में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू. आपको एक वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है और आपको ये एक्सप्लेन करना है कि जो सिग्नल होता है वो कहां से कहां की ओर ट्रांसपोर्ट होता है. आइए समझते हैं. ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट फर्स्टली डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर. तो हर फ्लो चार्ट अपन कंटिन्यू करते जाएंगे. तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला आएगा सिग्नल. सिग्नल को कौन गेन करेगा, देखो मैं लिख दे रही हूं, गेन कौन करेगा, रिसेप्टर. सबसे पहले सिग्नल को कौन गेन करेगा, रिसेप्टर. रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्किन में प्रेजेंट होंगे. कोई भी सिग्नल होगा, अगर मान लीजिए किसी को देखने का सिग्नल है तो आएगा आंखों से. ठीक है, टच करने का सिग्नल होगा तो आएगा स्किन से. ठीक है, रिसेप्टर के बाद ये कहाँ जाएगा, आपके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उसके बाद रिसेप्टर कहाँ जाएगा, देखो, फिर उसके बाद ये जाएगा, रिसेप्टर में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, न्यूरॉन. न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं. न्यूरॉन में क्या होता है, डेंड्राइट्स. ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं. न्यूरॉन क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे डेंड्राइट. डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव होगा. उसके बाद कहाँ जाएगा बच्चों, डेंड्राइट से सिग्नल नीचे आएगा, नीचे नीचे एक्सॉन आएगा. ठीक है, आप ध्यान से समझना, ध्यान से समझना.
देखो ये जो सिग्नल आ रहा है, ध्यान से समझना, रिसेप्टर में क्या है बच्चों, रिसेप्टर में होते हैं न्यूरॉन, रिसेप्टर में क्या होते हैं न्यूरॉन। तो सिग्नल को न्यूरॉन ने लिया और ये जो सिग्नल आ रहा है बेटा, यहाँ पर जो सिग्नल न्यूरॉन ने लिया, ये सिग्नल कैसा है बच्चों, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। कैसा सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब यहाँ पर आपका आयन चेंज हो रहे हैं, अंदर पॉजिटिव आयन आ रहे हैं, बाहर नेगेटिव आयन जा रहे हैं। मेरी बात समझना, हमने किसी भी चीज को देखा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हमने नंबर 1 स्टेप ये है, नंबर 2 स्टेप ये है, ठीक है। हमने किसी भी चीज को देखा तो हमारे आंखों में क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर में क्या होता है, न्यूरॉन। न्यूरॉन का डेंड्राइट सिग्नल को लिया और तुरंत जो है आपका तुरंत जो है साइटोन और एक्सॉन वाले में अंदर की ओर पॉजिटिव आने लगा, बाहर की ओर नेगेटिव जाने लगा। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं, आयन एक्सचेंज हो रहा है, मतलब सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है, इसी को हम इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं। डन। अब देखो क्या होता है, जैसे ही अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, इधर आओ सब लोग, ध्यान से देखिए, इधर देखो। अब यहाँ पर डेंड्राइट से सिग्नल आया, इधर इधर इधर, डेंड्राइट से सिग्नल अंदर आया, ध्यान से समझो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आता भी है। डेंड्राइट से सिग्नल जो है अंदर आया, ठीक है। कौन सा सिग्नल आया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अब क्या करेगा बच्चों, एक्सॉन में जाएगा। कहाँ जाएगा, एक्सॉन के पास जाएगा। अब एक्सॉन में क्या होगा कि बाहर नेगेटिव आयन जाने लगेंगे और अंदर पॉजिटिव आयन जाने लगेंगे, ठीक है। मान लो अभी सिग्नल यहाँ पर है, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद सिग्नल कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है, तुमको पता है, नहीं पता होगा। अब ऊपर वाला पार्ट का काम उल्टा हो गया, जब ये सिग्नल यहाँ पहुंच गया तो ऊपर वाला नेगेटिव हो गया और बाहर वाला पॉजिटिव हो गया। अगर आपको ये लगता है ना कि एक्सॉन में पूरा अंदर मेम्ब्रेन पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, ऐसा नहीं होता। आगे इंपल्स बढ़ती जाती है और इंपल्स का मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस पॉजिटिव होते जाएंगे, पीछे वाले नेगेटिव होते जाएंगे अंदर पे, फिर सिग्नल आगे बढ़ेगा, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, फिर उसके बाद अंदर सिग्नल आगे बढ़ेगा, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, समझे। तो मान लो मैं हूं साइटोन, समझो मैं हूं साइटोन, नीचे है एक्सॉन, सिग्नल मिला तो सबसे पहले एक्सॉन क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है न्यूरॉन का, एक्सॉन का सबसे पहले वाला पार्ट जो है उसके अंदर पॉजिटिव, मैं अभी यहाँ हूं, साइटोन से सिग्नल मिला, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, आगे बढ़ी नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स मतलब कुछ नहीं है, नर्व इंपल्स दैट इज द चार्जेस। जैसे नर्व इंपल्स आगे बढ़ी, ठीक है, वो क्या होगा बच्चों, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। पर पीछे वाला का क्या होगा, पीछे वाला इनएक्टिव हो गया क्योंकि नर्व इंपल्स आगे बढ़ गई, फिर हो गया, फिर आगे बढ़ी तो ये वाले एक्सॉन वाले पार्ट में अंदर मेम्ब्रेन के, एक्सॉन मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव। अब पीछे के दोनों पार्टों में अंदर नेगेटिव हो गया है, बाहर पॉजिटिव। तो जैसे जैसे नर्व इंपल्स आगे बढ़ती जाती, सिर्फ वही पार्ट एक्टिव होता है, पीछे वाला इनएक्टिव हो जाता है। अब इस तरीके से आपकी नर्व इंपल्स जो है वो एंड पर पहुंच चुकी है, मान लो, ठीक है। अब देखो, ऑन द रीचिंग टू द एक्सॉन एंड इट कॉजेज द नर्व एंडिंग टू रिलीज अ केमिकल। जैसे ही ये यहाँ एंड पर पहुंचेगा, ध्यान से समझना, जैसे ही बेटा ध्यान से समझना, जैसे ही बच्चों ये क्या होगा, जैसे ही ये एंड पे पहुंचेगा, ठीक है, यहां पर होते हैं कुछ गोले, मैं थोड़े बड़े बड़े बना रही हूं, इसमें होते हैं कुछ केमिकल्स, ठीक है, ये होते हैं केमिकल, और इन केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये एंड पर आ गया है सिग्नल, ये सिग्नल एंड पर आ चुका है बिल्कुल, ठीक है। अब यहां पर होते हैं कुछ केमिकल, इन केमिकल को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। डन, इन्हें हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अब ध्यान से समझना, मान लो ये सिग्नल जाना है मसल में, ठीक है, यही आपके एनसीईआरटी में दिया है, मान लो ये सिग्नल जाना है मसल में, तो ये जो आपको जंक्शन दिख रहा है, ये मसल और न्यूरो एक्सॉन, दिस इज द एक्सॉन एंड, ये क्या है आपका, दिस इज द एक्सॉन एंड, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका एक्सॉन एंड, ठीक है। अब ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है एक्सॉन एंड और मसल के बीच में, एक्सॉन एंड और मसल के बीच का जो जंक्शन होता है, इसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इट इज कॉल्ड एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जंक्शन है ये, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ नीचे न्यूरॉन भी हो सकता था, तो इसे हम कहते हैं साइनैप्स। मेरी बात समझ आई सबको या नहीं आई, बताओ जल्दी से, बोलो बोलो बोलो, आई समझ में या नहीं आई। आप ऐसा देखो, ध्यान से समझना, मान लो कि ये एक न्यूरॉन है, देखो ये मैं इस पर फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये आने वाला है सवाल, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अगर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूरॉन लगा होता, ठीक है, तो ये जंक्शन क्या कहलाता, साइनैप्स। क्या कहलाता बच्चों, साइनैप्स। दिस इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन, ठीक है, डन। उसके बाद ये जो जगह दिख रही है, इट इज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट, इट इज अ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। पर यहां पर अभी हम किसको, क्लेफ्ट, क्लेफ्ट, ठीक है, क्लेफ्ट मतलब जगह, ठीक है, साइनेप्टिक
क्लेफ्ट, ठीक है, डन। अब यहाँ पर हमने क्या दिया है, मसल को दिया, हम चाहते हैं मसल को सिग्नल मिले, तो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ जाएंगे बच्चों, जैसे एंड पे पहुंचेगा आपका सिग्नल, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आ जाएंगे, डन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर मसल के गेट्स को खोल देंगे, ठीक है, और आपका जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो अब यहाँ चला जाएगा और आपके मसल के अंदर जो है पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव होने लगेगा, मसल एक्टिव हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो बेसिकली हमने यहाँ पर केमिकल की सहायता ली है जिससे नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल को हम एक्टिव कर सके, ताकि हमारा सिग्नल जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन या मसल को जा सके, ठीक है। एम आई क्लियर टू एवरीवन, यस और नो, ठीक है। तो ऑन द रीचिंग टू द एक्सॉन एंड इट कॉजेज द नर्व एंडिंग टू रिलीज केमिकल विच डिफ्यूजेस अक्रॉस द साइनेप्स, स्टिमुलेट्स द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। नेक्स्ट न्यूरॉन के प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब साइनेप्स के जो अगली मेम्ब्रेन है उसको एक्टिवेट कर देती है। इन दिस वे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच जाता है। द रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन इज सिमिलरली पास फ्रॉम द इफेक्टर, इट अंडरगोज द डिजायर रिस्पॉन्स, और फिर ब्रेन से वापस आता है और सिग्नल आपके ऑर्गन को दिया जाता है जिससे आप देखते हैं, ठीक है, डन हो गया। अब आई क्लियर टू एवरीवन, ये इस तरीके से सिग्नल ट्रांसमिट होता है। जैसे मैं ये डायग्राम भी लेके आई हूं, ध्यान से समझना कैसे होता है ना, आ जाओ ये डायग्राम समझ लेते हैं एक बार। तो नर्व इंपल्स आ रही है, यहाँ पर कौन सा सिग्नल होता है बताओ, यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये कौन सा सिग्नल है बेटा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अभी यहाँ है तो अंदर क्या होगा, पॉजिटिव, बाहर क्या होगा, नेगेटिव। सिग्नल कुछ नहीं है बेटा, एक्सॉन में सिग्नल मतलब आयन एक्सचेंज, बस अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, मतलब आपका सिग्नल मिल चुका है, ठीक है। और मान लो कि सिग्नल नहीं मिला है तो पूरी में एक्सॉन की मेम्ब्रेन अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव, अभी कोई सिग्नल नहीं मिला हमें, ठीक है। जैसे ही सिग्नल जो है एंड पर आता है, ये एक्सॉन के एंड पे आता है, वैसी कहानी कुछ ऐसी होती है कि कैल्शियम आयन जो होते हैं वो अंदर आने लगते हैं। ये कैल्शियम आयन, ये देखो गोलू गोलू से यहाँ भरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, गोलू गोलू, ठीक है। तो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल है इसमें भरा होता है केमिकल, ये केमिकल इस क्लेफ्ट में रिलीज होने लगता है। ये केमिकल क्या करता है, ये गेट्स को खोल देता है, देखो गेट खुल गए, और अब आपका जो सिग्नल होगा, जो चार्जेस होंगे, देखो Na+ है, ये Na+ मतलब पॉजिटिव आयन, ये अंदर जाने लगेगा और कोई भी न्यूरॉन या मसल है वो एक्टिव हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, डन। तो पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड पर आया, सारे केमिकल जो है भरे हुए थे आपके, ये जो गोलू गोलू है ना, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, इसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक वेसिकल, इसमें भरे थे केमिकल, पागल हो गए, आए हैं सैया आ गए, चलो चलो बारात आ गई, बारातियों का स्वागत किया जाए, यहाँ पर पूरा केमिकल आके भर जाता है। ये केमिकल इनके गेट्स को खोल देता है ताकि सैया आए, मतलब चार्ज आए पॉजिटिव वाला, तो सीधे अंदर जाए, उनको जाने में ऐसा ना हो कि गेट बंद हो। इन्हें हम चैनल्स कहते हैं, इन गेट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल देम चैनल्स, ठीक है, पर ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट इज लिस्ट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन। चलो बच्चों आओ देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन के तो भयंकर वाले फंक्शंस हैं यार, स्पर्म तो बनवाता ही, मतलब दुनियादारी के कैरेक्टर। टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है, ठीक है। देखो भैया डायग्राम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको कौन कौन से करने हैं, ब्रेन का डायग्राम करना है, दूसरा आपको करना है पोलन ट्यूब का मूवमेंट टुवर्ड्स द ओव्यूल, उसके बाद आपको करना है एक किसका डायग्राम, एक कर लेना आप, ब्रेन का डायग्राम तो कर ही लिए हैं, साथ में ये नर्व इंपल्स वाला ये आएगा बेटा, ठीक है, और एक न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक। इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड मतलब मेल पेनिस डेवलप करवाता है, मतलब मेल में जो भी ऑर्गन है उनको डेवलप करवाता है, जैसे पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड। इट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मूछें आना, दाढ़ी आना, बॉडी में हेयर आना, वॉइस हो डीप होना, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स ये बता ही चुकी हूँ, और उनकी बोन और मसल्स मजबूत होना। ये क्या करता है, इवन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करवाता है, इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। इन द सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्स होती हैं उनके अंदर स्पर्म बनवाता है। आगे बात करें, ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, ये फीमेल में ओवा डेवलप करवाता है। ओवा डेवलप फॉर्मेशन नहीं होगा, एक्चुअली डेवलपमेंट होगा, बन तो वो पहले ही चुके थे, ओवा डेवलपमेंट। ईस्ट्रोजन में क्या करवाता है, ये ओवा डेवलप करवाता है। एसेसरी सेक्स कैरेक्टर को भी डेवलप कराता है, जैसे ब्रेस्ट डेवलप करवाता है, वही उनकी पिच को वॉइस कराता है। ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, पेल्विस मतलब कमर,
पेल्विस मतलब क्या होता है बच्चों? कमर, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, जो जेनाइटल ऑर्गन होता है ना, जेनाइटल ऑर्गन वेजाइना वगैरह, उनमें क्या करता है? जेनाइटल ऑर्गन में हेयर की ग्रोथ करवाता है। फीमेल मेल में भी यही होगा, ठीक है। ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू करवाता है, ठीक है। अगला सवाल, नेम द वेरियस प्लांट हार्मोन गिव देयर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको कुछ प्लांट हार्मोन दिए गए हैं, इनके आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देखो थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से कर लो भैया, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी फिर, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चन बचे, थोड़ा सा दम भरो, हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा। कमान, जल्दी से आओ, जाओ मेरे साथ में बोलो, सारे क्वेश्चन कर डालेंगे आज। नेम द वेरियस प्लांट हार्मोन, चलो भैया देखते हैं। सबसे पहला है ऑक्सिन। हर प्रकार के हमने हार्मोन लिए हैं, ध्यान से देख लो आप। आओ बेटा, अब ऑक्सिन का देख लेते हैं। ऑक्सिन हमको पता है ना, सेल इलोंगेशन करवाता है, ठीक है। तो ये होता है यंग टिप ऑफ रूट एंड शूट में, ये याद रखना। ऑक्सिन, ऑक्सिन का मतलब होता है ऑक्स, ऑक्स का मतलब होता है टिप, टिप का मतलब होता है चोटी। तो जो टिप पे सिंथेसाइज होगा वो होता है आपका ऑक्सिन। तुमने कभी देखा मालियों को? माली जो होते हैं वो ऐसे पेड़ों की छटाई करते थे, कभी सोचा ऐसा क्यों है? ये ऐसा इसलिए है कि जो टिप होता है वो बहुत ज्यादा ऑक्सिन निकालता है, जिससे ऐसे ऐसे ग्रोथ होती जाती है, ठीक है। और ये हमेशा जो होता है शेडी टूवर्ड्स, और ये जो मूवमेंट होता है हमेशा शेडी साइड होता है। तो मान लो कि यहाँ सन है, इधर आओ, सुनो, इधर सन है, तो यहाँ पे टिप पे सिंथेसाइज हो रहा है। तो यहाँ नीचे तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो नीचे नहीं, मान लो ये वो है, तो यहाँ पे टिप पे ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है। अब यहाँ पे तो नहीं पहुंच पा रहा, तो यहाँ मूव कर जाएगा ऑक्सीजन अपने आप, और जो प्लांट होगा वो हमेशा सनलाइट की ओर जो है झुक जाएगा, क्योंकि वहां पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे टिप पे सिंथेसाइज हुआ और उसके बाद उस जगह पे पहुंच गया जहां पर सन मान लो ऐसे आ रहा है, तो ये यहाँ सिंथेसाइज हुआ और पीछे की ओर वो होता रहा। तो ये पीछे, जैसे मान लो यहाँ से मेरा कोई भार बढ़ता जाए और मैं सारा सामान जो है पीछे की ओर फेंकती जाऊं, तो पीछे से हो जाएगा सर भारी और ऐसा मूव कर जाएगा। टन, हम क्लियर? तो जो सन का, जो प्लांट का मूवमेंट सन की ओर होता है वो ऑक्सीजन की वजह से होता है। ऑक्सीजन टिप पे सिंथेसाइज होता है, पीछे की ओर जाने लगता है जहां सनलाइट नहीं पड़ती, पीछे से भारी हो गया और आगे की ओर झुक गया। दिस इज द फोटोट्रॉफिज्म, ठीक है। चलिए, विच स्टिमुलेट, ये क्या लिखा है? विच स्टिमुलेट मीना नो सेल्स टू ग्रो। वाह, व्हाट इज दिस? ठीक है, शेडी साइड ऑफ द प्लांट विच स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, ठीक है। ये क्या करता है बच्चों? विच स्टिमुलेट्स द सेल, ऐसा लिख देते हैं, विच स्टिमुलेट द सेल टू ग्रो लॉन्गर, रिजल्टिंग द बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। समझे ना? तो हमेशा याद रखना, ऑक्सीजन हमेशा सनलाइट की ओर सिंथेसाइज होता है, पीछे की ओर मतलब शेडी एरिया में जाता है, फिर वहां पे ऑक्सीजन भरता जाएगा और भारी हो जाएगा पीछे से सिस्टम और आगे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। समझ गए ना? बोलो, जब कोई चीज पीछे से भारी होगी तो हल्की ओर झुक जाएगी, ठीक है। प्रमोट द सेल इलोंगेशन एंड सेल डिवीजन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड सीडलेस फ्रूट। तो ऑक्सीजन जो है रूट को डेवलप भी करवाएगा थोड़ा सा, और सीडलेस फ्रूट भी डेवलप करवाता है। जिबरलिन हाइट बढ़ाने के लिए, स्टेम की हाइट बढ़ाना है तो भैया सीधी जिबरलिन डालो, और आपको अगर जर्मिनेट कराना है सीड तो जिबरलिन डालो। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब होता है सेल, काइनिन का मतलब डिवीजन। तो जहां भी हमें एपिकल डोरमेंसी को हम चाहते हैं कि सीधे जाके टिप पे फ्लावर नहीं बन जाए, नहीं तो साइड में नीचे फ्लावर नहीं होगा, ब्रांचेस की ग्रोथ नहीं होगी, तो एपिकल बड डोरमेंसी ये रोक देता है, एपिकल बड को डोरमेंट कर देता है, जिससे फ्लावर एपिकल पार्ट पे नहीं बनता। सेल डिवीजन, लीफ एक्सपेंशन कराता है, लीफ की ग्रोथ कराता है, सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है। और ये सीड को जर्मिनेट करवाता है, सीड और फ्रूट में बहुत ज्यादा पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, सबसे गंदे काम इन्हीं के होते हैं। इथाइलिन, ये गैसियस हार्मोन होता है जो फलों के पक्को पकवाने में, राइपनिंग मतलब फल पकवाता है। सेनेसेंस मतलब कि क्या होता है? बूढ़ा करवाना। सेनेसेंस का मतलब होता है बूढ़ा होना, बूढ़ा करवाता है। और एब्सिशन का मतलब होता है पत्तियों का झड़ना। ये सारे काम इसके होते हैं। कैसे याद रखेंगे मैम? ऑक्सीजन कहां से निकलता है? टिप से, ऑक्स से, ठीक है। ऑक्सीजन की वजह से ही प्लांट सन की ओर मूव करता है। फिर उसके बाद जिबरलिन क्या है? स्टेम की हाइट बढ़वाता है। समझ में आई बात? ऑक्सीजन क्या और क्या करता है? फ्रूट्स में भी पाया जाता है और रूट भी बढ़वाता है, रूट की ग्रोथ भी। जिबरलिन में हमने क्या पढ़ा कि स्टेम और फ्लावर में पाया जाता है, हाइट बढ़ाता है और जर्मिनेशन ऑफ सीड ये भी करवाता है। साइटोकाइनिन फ्रूट में, सीड में पाया जाता है, सेल डिवीजन करवाता है, एपिकल बड को डोरमेंट रखवाता है और सीड जर्मिनेशन में इनका रोल है। उसके बाद एब्सिसिक एसिड में हमने क्या पढ़ा था? विल्टिंग ऑफ लीव्स, सीड डोरमेंसी इनमें रोल होता है। इथिलीन गैसियस हार्मोन है जो कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराता है। सेनेसेंस पत्ती बूढ़ा करवाता है प्लांट को, एब्सेशन पत्तियों को भी झड़वाता है, ठीक है। नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जस्टिफाई द स्टेटमेंट।
The working together of various organs of a human being in a systematic, controlled and efficient way to produce a proper response to various stimuli is known as coordination. ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हें अगर कोई चाटा मारते तो तुम क्या हंसते रहोगे? बताओ, तुम हंसते रहोगे क्या, या तुम ऐसे बैठे रहो? कोई भी तुम बोले कपिल शर्मा ने आज बहुत अच्छा जोक मारा, तुम कपिल शर्मा ने तुम्हें चाटा मारा, तुम्हारे बॉडी में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। रिस्पॉन्स कब होता है? जब कपिल शर्मा ने कोई जोक मारा तो आप हा 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 हा, कपिल शर्मा कोई सैड चीज मांगी, कोई गंदा सुगंधा रही, तो आपकी बॉडी में जब कोई स्टिमुलस बाहर से आता है तो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आपके साथ काम करने में लग जाते हैं और आपको एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट देते हैं, कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स करवाते हैं। दिस इज द कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन में दो प्रकार के सिस्टम है जो कि कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस करवाते हैं। नंबर 1 नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आते हैं? इसमें रिसेप्टर सिग्नल को रिसीव करते हैं एनवायरनमेंट से जो आ रहे हैं, और उसके बाद वो उसे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में भेजते हैं, वहां डिसीजन होता है, फिर वापस से आपकी बॉडी ऑर्गन में वो डिसीजन भेजा जाता है और उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कौन सेंस जा किस न्यूरॉन से रहा है? सेंसरी न्यूरॉन से। आ किस न्यूरॉन से रहा है? मोटर न्यूरॉन से, ये आपको पता है। ठीक है, द इफेक्टर में बी मसल्स एंड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। जो इफेक्टर मतलब किसको फर्क पड़ रहा है? एक बात बताओ, तुम्हें कोई चाटा मार दो, तुम बैठे रहोगे, तुम भी एक हाथ उठाओगे, तेरी तो ऐसे है, तो ये सिग्नल कौन लेके आया ब्रेन से? मोटर न्यूरॉन। लेके कौन गया? चिट के हमें चाटा पड़ गया, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन पे लेके गई, ब्रेन में डिसीजन हुआ, ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड को डिसीजन दिया, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन से तुम्हारे हाथ में भेजा और तुमने एक चाटा धर के मार दिया। डन। तो आपका जो सिग्नल आता है, इफेक्टर कौन है? आपका मसल्स और ग्लैंड, जिनको सिग्नल मिलता है। तो अब आपका 10 एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीटिंग हार्मोन। अब देखो, ग्लैंड को अगर सिक्रीशन मिला होगा, मान लो तुम चुड़ैल की मूवी देख रहे हो, मोटर न्यूरॉन से सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल गया, ब्रेन में डिसीजन हुआ, ओ माय गॉड ये तो चुड़ैल है, तो ब्रेन से क्या आएगा बेटा? ब्रेन से मोटर न्यूरॉन अपना डिसीजन लेके आएगी, कापो। पर आपकी ब्रेन जो है वो दो लोगों को, ब्रेन किसको देगी? स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी नर्व्स जाके देगी एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकलेगा। एड्रेनलिन हार्मोन आपकी पूरी बॉडी में ये वाला इफेक्ट छोड़ेगी। तो क्या हुआ? सेंसरी से ब्रेन, ब्रेन में डिसीजन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स, नर्व्स ने पूरी बॉडी को सिग्नल दिया, पूरी बॉडी में ग्लैंड आई, एड्रिनल ग्लैंड को जैसी हार्मोन सिग्नल मिला उसने निकाला हार्मोन एड्रेनलिन, फ्लाइट, फाइट, फियर रिस्पॉन्स। ठीक है, हेंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन डिपेंड्स ऑन 2 थिंग्स, ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपका सिग्नल ट्रांसमिशन होना कैसे होता है? ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल बाय द नर्व्स। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल कैसे होता है बच्चों? नर्व्स। और अगर ये नर्व सिग्नल किसको दे दे? ग्लैंड को, तो ग्लैंड क्या निकालती है? हार्मोन। ठीक है, चलो, दे इफ द डिपेंडेंट ओनली नर्व इंपल्स। समझो, अगर सिर्फ नर्व इंपल्स पे हमारा पूरा कोऑर्डिनेशन डिपेंड होता तो हमेशा, जैसे मान लो कि नर्व है, तो एक नर्व जो है, स्पाइनल नर्व जो है, वो एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल दे देती। एड्रिनल ग्लैंड से न्यूरॉन निकलता, वो किसी और न्यूरॉन को सिग्नल दे देता। आपकी पूरी बॉडी में सिग्नल नहीं पहुंच पाता। तो अगर हम नर्व इंपल्सेस की बात करें तो वो बहुत स्पेसिफिक होता है, मेरा काम है मैं उस नर्व को ही सिग्नल दूंगा, मैं किसी और को नहीं दूंगा। इसलिए हमको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो जिसका इफेक्ट पूरी बॉडी में हो। तो हार्मोन क्या होते हैं? ग्लैंड से निकलते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड से पूरी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो हार्मोनल सिस्टम है बहुत स्लो, पर उसका इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, बहुत देर तक होता है। नर्व ने क्या किया? अपना सिग्नल नेक्स्ट नर्व को दे दिया, न्यूरॉन को दे दिया, नेक्स्ट न्यूरॉन ने नेक्स्ट न्यूरॉन को दे दिया। तो इससे 1 to 1 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्लड में मिला दो, ब्लड से पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा, खत्म। तो इसलिए अगर हमें कोई भी चीज पूरे बॉडी की सेल से करवानी है तो हम नर्व से नहीं करवा सकते, हमें हार्मोन चाहिए ही चाहिए। ठीक है बेटा, तो इफ द डिपेंडेंट ओनली नर्व इंपल्स थ्रू द नर्व सेल, ओनली अ लिमिटेड रेंज ऑफ टिश्यूज वुड बी स्टिमुलेटेड, सिर्फ कुछ ही जागेंगे। हेंस वी नीड, हमें एक एडिशनल केमिकल सिग्नल की जरूरत होती है जिससे लार्ज सारे टिश्यूज स्टिमुलेट हो जाए। दैट इज व्हाई हमारे पास और सुनो, हार्मोन और नर्व की वजह से ही हम अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स शो कर पाते हैं बच्चों, नहीं तो नहीं कर पाते। ठीक है, विच ऑर्गन सिक्रीट द हार्मोन? अरे सेम चीज यार, ब्लड शुगर को डिक्रीज करने वाला, इंक्रीज करने वाला एक है, डिक्रीज करने वाला इंसुलिन, इंक्रीज करने वाला ग्लूकागन। ठीक है, ऐसे ही एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस से ट्रिप्सिन और एमाइलेज, लाइपेज सब निकलते हैं। व्हाट डज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेमोन्स्ट्रेट? देखो यहां से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। बच्चों समझ नहीं पाते हो तुम बेटा, है ना, समझ नहीं पाते हो, बस थोड़ा सा और है। मैं वही देख रही थी कि ज्यादा तो तुम्हारे ऊपर शोषण नहीं हो रहा है, नहीं तो तुम रोने लगो मैम अब हमसे नहीं होगा, हो गया हमारा, ये वाला नहीं करना हमें। ठीक है, हाँ जी, कहाँ गया हमारा सवाल? यहाँ से लाइट आ रही है बेटा, इस प्लांट को लाइट आ रही है,
लाइट आ रही है तो टिप पे क्या होगा, ऑक्सिन बनेगा, ऑक्सिन यहाँ चला जाएगा, ये भारी हुआ, बेंड हो गया। ये क्या शो कर रहा है, phototrophism. The above experimental setup demonstrate the phototrophism, bending of shoot towards the light. आगे बढ़े, a particular hormone requires iodine, फिर वही यार, आयोडीन तो पागल कर दिया हमें, ठीक है। चलो, तो थायराइड दो हार्मोन निकालती है, एक होता है थायरोक्सिन और एक होता है ट्राईआयोडोथायरोनिन, और इन सब दोनों को बनाने के लिए हमें आयोडीन चाहिए, जो और थायराइड ग्लैंड की पोजीशन नेक पे होती है। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल सेटअप टेस्ट द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब आपको ये बताना, यूज द साइंटिफिक टर्म फॉर द कंक्लूजन। ये क्या है, दिस इज द फोटोट्रॉफिज्म। लाइट की ओर मूव कर रहा है ना, ऊपर लाइट, यहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट की ओर मूव कर रहे हो आप, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज द फोटोट्रॉफिज्म। और रूट ग्रेविटी की ओर मूव कर रही है तो इट इज अ जियोट्रॉफिज्म। जियोट्रॉफिज्म सारा पार्ट कवर हुआ कि नहीं हुआ आज के सेशन में, पहले तो ये बताओ। आगे बात करते हैं, विच प्लांट हार्मोन रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट। ऑक्सिन, ऑक्सिन बेटा, ऑक्सिन की वजह से हो रहा है, ऑक्सिन, ठीक है। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट द डोर्मेंसी इन द सीड। एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड डोरमेंट करा देता है, उगने नहीं देता है, एब्सिसिक एसिड, स्पेलिंग चेक कर लेना बेटा, ठीक है। चलो, तो ये देखो, ऑक्सिन हार्मोन और एब्सिसिक एसिड सेम है ना। Give the reason. Pituitary is often termed as master endocrine gland. Why? Because the hormones of pituitary gland goes to the different part of the gland and control the activity of different gland. Pancreas is categorized as the heterocrine gland because pancreas secreted hormone as well as pancreatic juice which contain enzyme. It is also called as heterocrine gland or mixed gland. दोनों काम करती है, हार्मोन भी निकालती है और जूस भी, डाइजेस्टिव जूस भी निकालती है। एड्रिनल इज नोन एज ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी बिकॉज जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो एड्रिनल ग्लैंड वाह करके एक्टिवेट हो जाती है, और कौन सा हार्मोन निकालती है बच्चों, एड्रेनलिन। उससे आपकी बॉडी में फ्लाइट, फाइट, फियर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। आ जाओ आगे सुनो, ठीक है। तो ये है आपका पूरा, मैं बता चुकी हूं। Why do the leaf of touch me not plant droop down when touched? Touch me, touch me, touch me. Name the phenomena involved in such response. Why does the flower of dandelion, ठीक है, open up in the morning and closes in the evening? Explain the phenomena. चलो पहले क्वेश्चन का, such movement of the touch me not plant in response to the touch और शॉक, इन सच मूवमेंट क्या होता है, प्लांट की लीफ अपना शेप चेंज कर लेती है बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर। पहले उसकी डंडी में पानी भरा होता है बेटा यहाँ पे, तो लीफ में आ जाता है, लीफ भारी होकर नीचे गिर जाती है, ठीक है, फोल्ड हो जाती है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज थिग्मोनेस्टी। थिग्मोनेस्टी विच इज दिस इज अ थिग्मोनेस्टी, ठीक है। डैंडेलियन फ्लावर जो होता है responds to light and reveals non-directional movement. This is a photonastic movement. अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि जो डैंडेलियन के फ्लावर होते हैं वो मॉर्निंग में ओपन हो जाते हैं और इवनिंग में क्लोज क्यों हो जाते हैं, या कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, रात रानी का नाम सुना है, रात रानी रात में महकती खिलती है, तो उसे हम कहते हैं निक्टी नेस्टी। निक्टी मतलब होता है रात, नेस्टी मतलब, अब सुनो, रात होगी ना तो एक फ्लावर नहीं खिलेगा, यहाँ ज्यादा रात है तो मैं सिर्फ यहाँ खिल जाऊं, नहीं, पूरा रात रानी के हर फ्लावर खिलेगा। दिस इज कॉल्ड एज निक्टी नेस्टी। डैंडेलियन के फ्लावर दिन में खिलते हैं, तो दिन ना किसी एक फ्लावर के लिए नहीं, पूरे फ्लावर सारे खिल गए, तो दिस इज द दिस इज द फोटोनेस्टिक मूवमेंट। जब किसी स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रोथ की बजाय सिर्फ रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है, तो फ्लावर का खिलना, इससे ग्रोथ नहीं है, सिर्फ फ्लावर खिल रहा है, तो इट इज अ नेस्टिक मूवमेंट, ग्रोथ तो नहीं हुई, ठीक है, तो इट इज अ फोटोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। डन डन डन, आ जाओ, ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है। 1 to 6 पार्ट को हमें लेबल करना है, देखते हैं 1 to 6 पार्ट क्या है भैया। 1 है आपका सेरिब्रम, 1 है आपका सेरिब्रम, सबसे बड़ा पार्ट होता है। 2 क्या है, ये आपके उसमें नहीं आएगा वैसे, ठीक है। 6 जो मैं बता रही हूँ, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आएगी, जो आपके उसमें एग्जाम में है वही हम करेंगे। दिस इज द पॉन्स, ठीक है, दिस इज द पॉन्स, this is the midbrain, pons and medulla oblongata. This is the medulla oblongata, this is the medulla oblongata, this is the 3 is the cerebellum। बस इतना ही आएगा और यही दिया है। तो A है 1 है cerebrum, 2 is the midbrain जो कि नहीं आएगा आपको, ठीक है। उसके बाद 3 क्या है, 3 is the cerebellum, यही बताया मैंने।
4 इज द मेडुला, यही बताया मैंने। पांचवा पॉन्स है और सिक्स्थ जो है वो हाइपोथैलेमस, वो भी आपको नहीं आएगा। तो ब्रेन का डायग्राम बनाने के लिए आता है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ये आता है, इसको आपको कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे सर के बल खड़े हो जाइए। मैं पर आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेशन बेटा जरूर लेके आऊंगी, जिसमें मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आपको बेसिकली कि कैसे ब्रेन का डायग्राम बनाना। बस एक क्वेश्चन और है, ठीक है, आपको बेसिकली कैसे ब्रेन का डायग्राम बनाना ये माई सिखाएगी, माई कटपा ये सिखाएगा आखिरी सांस तक कि तुमको कैसे करना है, ठीक है। तो देखो, ओए ओए ओए, ठीक है, देखो जरा आओ, जल्दी देखो, अभी एक रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन बचा है। तो सेरिब्रम है ये, ठीक है, उसके बाद ये मिड ब्रेन होता है। इसको बनाने का तरीका ये है, बनाऊंगी, सिखाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी, ये ब्रेन डायग्राम सिखा दूंगी। देखो भैया, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मेरे डायग्राम, और अगर अभी तक आपने ये नहीं लगाया Y547 नीचे फ्लैश हो रहा है कंटिन्यूअसली, आप उसको देखो, लगाओ कोड लगाओ, बैचेस लो, ताकि सब सीख पाओ अच्छे से, ठीक है। चलो, तो ये क्या होता है, सेरिब्रेलम, ठीक है, ये होता है सेरिबेलम, ये वाला पार्ट होता है मेडुला, ये वाला पार्ट होता है पॉन्स, ये जो लटक रही है ये है पिट्यूटरी, और उसके ऊपर वाला पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। बस आ जाओ, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन भैया? रिफ्लेक्स एक्शन सडन सडन रिस्पॉन्स, सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स। अगर हम गरम तवे पे हाथ रख देंगे तो हम ये नहीं सोचेंगे कि रखे रहते हैं जल जाए भाड़ में जान दो, आप तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। इट इज अ सडन और इनवॉलेंट्री, आपको पता भी नहीं था हो पाया। अब समझो, जब भी हमें स्लो रिस्पॉन्स करना है तो हम पहले अपना सिग्नल ब्रेन को देते, ब्रेन डिसाइड करता है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड को देता है, स्पाइनल कॉर्ड अपने न्यूरॉन, ऐसा नहीं, ब्रेन से डायरेक्टली भी सिग्नल बॉडी को पहुंच सकता है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को भी आ सकता है और फिर स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी को जा सकता है। पर जब भी हमें सडन रिस्पॉन्स चाहिए होता है बच्चों, जब भी हमें सडन रिस्पॉन्स चाहिए होता है, ब्रेन को हम इन्वॉल्व नहीं करते। तुम्हारे क्लास में ऐसा दिया है, ठीक है, हम सीधे सिग्नल लेके जाते हैं, गरम तवे पे हाथ रखा, सिग्नल गया, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, सिग्नल 120 मीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा, 10 गुना ज्यादा तेजी से रिस्पॉन्स करता है बॉडी। तो आपका सिग्नल जो है वो गया स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में तुरंत डिसीजन विशन तो छोड़ो, सीधे मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आया और आपने रिस्पॉन्स किया। तो सडन इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस, दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शन। क्या क्या है इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए भैया। तो सबसे पहले हमें सेंसरी रिसेप्टर मिले, रिसेप्टर में क्या है, हमने गरम तवे पे हाथ रख लिया, टच मी टच मी टच मी, सेंसरी न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स गई और सीधे कहाँ गई, स्पाइनल कॉर्ड के गई, उसने दे दिया रिले न्यूरॉन को, रिले न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ गई, मोटर न्यूरॉन पे, मोटर न्यूरॉन से इलेक्ट्रिकल इंपल्स गई इफेक्टर ऑर्गन या मसल पे, और अपने हाथ मूव कर लिया। ये डायग्राम बेटा कुछ भी करिए आप, ये आपको बनाना ही पड़ेगा, ये आपके एग्जाम में आएगा ही। गरम यहाँ पे दूध उबल रहा था, मम्मी जल्दी दूध दे दो, हम तो भूख से मरे जा रहे हैं, तुमने टच कर दिया, बस यहाँ पे क्या है, सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ से सिग्नल एरो आना चाहिए, सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल में सिग्नल लेके गया, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में एक रिले न्यूरॉन होता है, रिले न्यूरॉन तुरंत सिग्नल लेगा, इंटरप्रेट करेगा, तुरंत मोटर न्यूरॉन को दे देगा, इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, और वो जो है मोटर न्यूरॉन सिग्नल को इस मसल को देगा, यहाँ नहीं देगा, मसल, क्योंकि मसल से ही मूवमेंट होगा, आप पता चले दैया ये तो गर्म था, ठीक है। तो सेंसरी से गया, रिले को मिला, रिले से मोटर को मिला, मोटर से मसल को आ गया और आपने हाथ हटा लिया, डन। लिस्ट 3 पार्ट्स ऑफ द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को मैं बनाने का सबसे अच्छा तुम्हें तरीका बताती हूँ, हिंड ब्रेन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका बता देती हूँ अगर ऐसा सवाल आ जाए। दिस इज द बेस्ट वे टू ड्रॉ द, दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द, ये हिंड ब्रेन बन चुका है, बस बन गया हिंड ब्रेन, बना देना जाके, दिस इज द बेस्ट वे टू मेक द हिंड ब्रेन। सो बेटा ये क्या होता है, दिस इज द सेरिब्रम, दिस इज द सेरिब्रम बेटा, ठीक है, ये होता है मिड ब्रेन, ये होता है बच्चों मिड ब्रेन, दिस इज द इजीएस्ट डायग्राम ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ये होता है पॉन्स, ठीक है, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जितने भी गंदे गंदे काम है ना, छींकना, खांसना, ऑब्लोंगाटा, ठीक है, सारे काम यही करता है, ठीक है। उसके बाद ये है सेरिबेलम, सेरिबेलम जो आपकी बॉडी का पोस्चर बैलेंस करता है, ठीक है। तो कौन करता है, विच पार्ट कंट्रोल द हार्ट बीट, सॉलोइंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, ये सब मेडुला ऑब्लोंगेटा, सब देखो, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, देखो सेरिबेलम, ये पूरा पार्ट हिंड ब्रेन है बेटा, ये पूरा जितना पार्ट मैंने बनाया है, ये नीचे वाला, ये पूरा हिंड ब्रेन है, हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हिंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जो बोलना चाहो, ठीक है। और ये जो गंदे गंदे काम है, खाना निगलना, खांसी, उल्टी, छींकना, ये सब हार्ट बीट कंट्रोल करना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के काम है। डन। लेबल करना है आपको 1 2 3 पार्ट, 1 2 3 पार्ट, गणपति की जय जयकार। तो ये तो भैया आपका एक्सॉन है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 क्या है, ये आपकी साइनेप्टिक वेसिकल है,
दिस इज द साइनेप्टिक वेसिकल, ये भी आ सकता है बच्चों ऐसे लेबल करने के लिए, ठीक है। ये क्या है आपका साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, दोनों के बीच का जगह है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, सही लिखा है ना, हाँ जी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। उसके बाद फोर्थ क्या है, ये है आपकी रिसेप्टर साइट, ठीक है, या इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, रिसेप्टर लिख दो, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, मसल हो सकती है, न्यूरॉन हो सकता है, तुम्हारी आंख हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ओए तो इस तरीके से तुमको पता ही नहीं चला मेरे बच्चों, करीब 70 के आसपास तुमने सॉल्व किए। अब तुम पूरी एनसीईआरटी उठाओ, मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि मैं तुम्हारे सामने ही एनसीईआरटी उठाऊंगी। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष हमेशा प्रत्यक्ष ही होता है। और हम अभी खड़े होंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि क्या हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। चलो, सबसे पहले है नर्वस सिस्टम में सबसे पहले है कि भैया क्या हम लोगों ने न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इनके बारे में पढ़ा, जी हाँ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। रिफ्लेक्स एक्शन का क्वेश्चन सॉल्व किया, जी हाँ। ह्यूमन ब्रेन का सॉल्व किया, यस। प्रोटेक्शन, हाउ डू द टिश्यूज प्रोटेक्टेड, इसका क्वेश्चन सॉल्व किया, जी हाँ। फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट का किया, यस, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म किया, यस। हार्मोन इन द एनिमल किया। तो हमने बेटा ऐसा कोई पार्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नहीं है जो छोड़ दिया है बच्चों, टन 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 टारा। और आज हमारा हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से हमारा, ठीक है। सो ये हो गया वेकअप विद डिटर्मिनेशन। अब वेकअप से तुम्हें एक ये सेशन याद आ रहा होगा, वेकअप विद शिप्रा मैम, ठीक है, एग्जाम पैक के साथ। अब आपको शिप्रा मैम कुछ और धमाकेदार, देखो यार मेरे आइडियाज जो होते हैं ना वो थोड़े यूनिक ही होते हैं। मैं जो चीजें आपको देने वाली हूँ बहुत सोच समझ के देती हूँ, रैंडमली कुछ भी उठा के अपना नहीं ये स्क्रीनशॉट लगाया और पढ़ाना शुरू, नो। मैं प्रॉपरली स्लाइड बनाती हूँ, मैं प्रॉपरली चीजें करती हूँ आपके लिए। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लगा दिया, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट चले जा रहा, नो, आई डोंट लाइक दिस। अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ तब मैं पूरे एनसीईआरटी से पढ़ाती हूँ, बस। मतलब कोई बहुत ही वो कंडीशन आ जाए इमरजेंसी तो बात अलग है, नहीं यूजुअली मैं आपको स्लाइड से प्रॉपरली दिखे, प्रॉपरली फॉन्ट्स दिखे, सब ऐसा वाला। स्लाइड्स की क्वालिटी बताओ, कमेंट सेक्शन बताओ, अड्डा 247 में सबसे सुंदर स्लाइड किसकी होती है, फिर बताना मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने एग्जाम पैक कंप्लीट कर लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। वेकअप विद डिटर्मिनेशन, वेकअप सेशन आपके पास जल्दी ही मैम का आने वाला है। डिटर्मिनेशन के साथ उठिए और सेटिस्फेक्शन के साथ सोइए। जब आपका एक गोल डिसाइड हो जाएगा बच्चों, तो जब आप गोल को पूरे दिन पूरा कर लेंगे तो रात में सोएंगे तो आपको लगेगा आज मैंने सच में कुछ किया है, ठीक है। और मैं हूं आपके साथ, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में क्या गोल्स रहते हैं, सुबह उठते से ही तुम क्या डिसाइड करते हो कि क्या चैप्टर पढ़ेंगे। और प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ ना कि तुम्हें ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। और ये कोड प्लीज अप्लाई करो यार, बैच इज लो, वहां पे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही जानदार होती है, ठीक है। चलिए बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस सेशन, नहीं एग्जाम पैक ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा एग्जाम में कहीं और से सवाल नहीं आएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस सेशन मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।